आज हम क्लास 12 मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट दैट इज नेशनल इनकम एंड इट्स एग्रीगेट्स इसको पूरी तरह से कवर करने वाले हैं। कई बच्चों को इसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहता है। आई होप इस वीडियो के बाद ना रहे। तो सिलेबस उठा के उसमें जो जो टॉपिक्स गिवन है उस हर टॉपिक को यहाँ पे हम कवर कर रहे हैं। हर चीज़ यहाँ लिख दी गई है, तो किसी को अगर नोट्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसको वहाँ पे भी हेल्प हो जाएगा। पहला टॉपिक जो हमें गिवन है सिलेबस में दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स है क्या? तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या है? ये एक ब्रांच है, इकोनॉमिक्स की एक ब्रांच है जिसके अंदर हम उन सारे बिहेवियर, उन सारे इश्यूज को स्टडी करते हैं जो पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। किसी एक इंडिविजुअल से नहीं, किसी एक इंडिविजुअल फर्म से नहीं, पूरी की पूरी इकोनॉमी से रिलेटेड है। ऐसी सारी चीज़ों को इसके अंदर डिस्कस किया जाता है। तो अगर हम अपनी बुक की उठा लें मैक्रो इकोनॉमिक्स की और देखें कौन कौन सा टॉपिक उसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, तो वो सारे मुद्दे जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्कोप है। वो सब चीज़ें इसके अंदर स्टडी की जाती हैं। उसमें से कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दे रखे हैं कि एम्प्लॉयमेंट, इसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर पढ़ते हैं। साथ में नेशनल इनकम, इसीलिए हम नेशनल इनकम का जो कैलकुलेशन है वो भी इसी के अंदर पढ़ते हैं और आगे हम पढ़ने वाले हैं। ओके, सो दिस वाज मैक्रो इकोनॉमिक्स। ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंजम्पशन गुड, या इसे कंज्यूमर गुड्स भी बुलाते हैं। हिंदी में इसको उपभोक्ता वस्तु या उपभोग की वस्तु बुलाया जाता है। अब कंजम्पशन गुड्स का क्या मतलब है? कंजम्पशन गुड का मतलब है ऐसा सामान जो अपना कंज्यूमर डायरेक्टली कंज्यूम करे। ऐसा कोई भी सामान जो अपना कंज्यूमर डायरेक्टली सामान ले ले, उसको यूज करे ताकि उसको सेटिस्फैक्शन मिल जाए, डायरेक्टली उसको सेटिस्फाई करने की काबिलियत है, कैपेबिलिटी है उन गुड्स के अंदर, उसे हम कंज्यूमर गुड्स बुला रहे हैं। इन गुड्स का इस्तेमाल कंज्यूमर कुछ और बनाने के लिए नहीं कर रहा है, और कुछ और बना भी रहा है तो वो खुद ही उसे कंज्यूम कर रहा है। अब ये क्लियर हो जाएगा, थोड़ा ध्यान से समझना। मान लो अगर ऐसा है कि हम कंज्यूमर हैं, हम दुकान पे जाते हैं, हम दुकान पे जाके क्या करते हैं, दूध खरीद के लाते हैं। वो दूध हम घर पे खरीद के लाए। अब उस दूध को हो सकता है हमने ऐसे ही पी लिया, तो इस केस में जो हमने दूध खरीदा था वो क्या हो गया, फाइनल गुड हो गया, क्योंकि कंज्यूमर उसको यूज कर रहा है। करेक्ट। अब अगर हमने वो दूध खरीद के घर पे लेके आए, हमने उस दूध से कुछ और बना लिया, मान लो खीर बना ली, तो अब क्या वो जो दूध हमने खरीदा था क्या वो इंटरमीडिएट गुड हो गया? बिल्कुल भी नहीं। वो अभी भी फाइनल गुड ही कंसिडर किया जाएगा, क्योंकि हमने जो सामान बनाया, क्योंकि हम कंज्यूमर हैं, हमने जो सामान बनाया उस सामान का प्राइस बढ़ा के उस सामान को हम बेचने नहीं वाले हैं। इसलिए कंज्यूमर जो सामान खरीद रहा है, चाहे वो उसका इस्तेमाल जैसे मर्जी चाहे करे, जो सामान कंज्यूमर ने खरीदा, जिसके लिए उसने पैसे दिए, वो सामान फाइनल गुड माना जाएगा। तो ये हमें ध्यान रखना है। और वो सामान कंज्यूमर की जो नीड्स है, उसकी वांट्स है, उसको सेटिस्फाई कर देगा। ओके, तो दिस वाज कंज्यूमर गुड्स। उपभोक्ता, ठीक है, उपभोक्ता वस्तु, तो ऐसी वस्तुएं हैं जिसको उपभोक्ता उपभोग करता है ताकि उसको संतुष्टि मिल सके। इससे वो चाहे कुछ भी बनाए पर उसको बेच नहीं रहा है, उसमें मूल्य वृद्धि नहीं करेगा, कोई वैल्यू एडिशन नहीं करेगा। ठीक है। अब अपना दूसरा टाइप का गुड हम देख रहे हैं दैट इज कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं इसको बुलाया जाता है। इसका क्या मतलब है? ये एक प्रोड्यूसर गुड है। अब ध्यान से समझेंगे, इससे पहले हमने कंज्यूमर गुड की बात करी है। अब कैपिटल गुड जो है, पूंजीगत वस्तु जो है, ये एक प्रोड्यूसर गुड है। इसका इस्तेमाल एक प्रोड्यूसर करेगा ताकि वो उस सामान का इस्तेमाल करके और नए नए सामान को बना सके। और ये ऐसा वाला सामान है जिस पे प्रोड्यूसर ने अपने पैसे खर्चे किए हैं, फिक्स्ड एसेट है जिसका इस्तेमाल बहुत लंबे पीरियड के लिए अपना प्रोड्यूसर करने वाला है। जैसे अगर एक प्रोड्यूसर है, बिस्किट का फैक्ट्री है, एक बिस्किट का फैक्ट्री स्टैब्लिश किया हुआ है, ठीक है, तो उस बिस्किट के फैक्ट्री में मशीन होगी, एक बिल्डिंग चाहिए होगा, ये सारी चीज़ें चाहिए होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है, जब कोई सामान, नया सामान बनाया जाएगा, तो ऐसा तो नहीं है जब कोई नया सामान बना तो ये सारी चीज़ें खत्म हो गई, ये खत्म नहीं होगी। ये फिक्स्ड एसेट है, अचल परिसंपत्ति है। तो कंज्यूमर ऐसा सामान, प्रोड्यूसर ऐसा सामान
जो वो खरीदता है, जिसका इस्तेमाल वो और नए कंज्यूमर गुड्स को बनाने के लिए करेगा और इनका इस्तेमाल लंबे पीरियड के लिए होगा, ऐसे गुड्स को कैपिटल गुड्स या पूंजीगत वस्तुएं बुलाया जाता है। जबकि ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स है वो सिर्फ कैपिटल गुड्स नहीं है। जो प्रोड्यूसर है वो दो तरीके की गुड्स का इस्तेमाल करता है। एक गुड होता है जिसे हम कैपिटल गुड यानी पूंजीगत वस्तु बोलते हैं, जिसका इस्तेमाल बहुत लंबे पीरियड के लिए होगा। हमने अभी डिस्कस किया मशीन, बिल्डिंग, वो सारी चीजें उसके अंदर आ गई। पर एक जो प्रोड्यूसर है वो सिर्फ कैपिटल गुड्स का तो इस्तेमाल करके प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसको रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो अभी जो हमने एग्जाम्पल बोला कि मानो जो बिस्किट की फैक्ट्री है, उसमें जो बिस्किट बनेगा, उस बिस्किट के लिए भी तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए, नहीं तो कैसे बनेगा। उस बिस्किट के लिए आटा, चीनी, जो भी चीजें रिक्वायर्ड है वो सब आपको चाहिए। तो ऐसे केस में तो ये वाली जो सामान खरीदा गया, जो कुछ और बन जाएगा आगे जाके, जो हमारा प्रोड्यूसर है उसने रॉ मटेरियल खरीदा, कच्चा माल खरीदा, जिसके अंदर आटा, चीनी, वो सारी चीजें आ गई। अब ये सारी चीजों से कोई एक नई चीज बन जाएगी, तो ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में खत्म हो जाएगी, या हम बोले किसी नई चीज में कन्वर्ट हो जाएगी। जबकि कैपिटल गुड के साथ ऐसा नहीं हुआ। जब बिस्किट बनेगा तो मशीन मशीन ही रहेगा, मशीन कुछ और नहीं बन जाएगा। तो इसको ध्यान देना। प्रोड्यूसर गुड्स दो तरीके के हो गए, एक हो गए कैपिटल गुड्स जो बहुत लंबे पीरियड के लिए चलेंगे, और दूसरा हमने बोला रॉ मटेरियल। ये दोनों प्रोड्यूसर गुड्स के टाइप हैं, इसको याद रखना है। अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन है कि क्या हम ऐसा बोलना ठीक है कि जो प्रोड्यूसर गुड्स हैं वो सारे कैपिटल गुड्स हैं, और अपने आंसर को जस्टिफाई करें। तो हम बोलेंगे नहीं, ये बात बिल्कुल गलत है। प्रोड्यूसर गुड्स सारे के सारे कैपिटल गुड्स नहीं है, रॉ मटेरियल भी जो है उसके अंदर आता है। तो ये चीज ध्यान रखनी है। अब जिस तरह से प्रोड्यूसर गुड है वो हमने बोला दो तरीके का है, कैपिटल गुड हो गया, पूंजीगत वस्तु हो गया, और दूसरा हमने बोला रॉ मटेरियल यानी कच्चा माल हो गया। उसी तरह से जो कंज्यूमर गुड है, जो अपना उपभोक्ता वस्तु है, वो भी दो तरीके का है। एक होता है ड्यूरेबल और दूसरा है अपना नॉन ड्यूरेबल, यानी टिकाऊ वस्तु और गैर टिकाऊ वस्तु। क्या फर्क है? टिकाऊ वस्तु वो वाली वस्तु होती है जो कंज्यूमर लंबे पीरियड के लिए इस्तेमाल करेगा, और गैर टिकाऊ वस्तु वो वस्तु है जो अपना कंज्यूमर छोटे पीरियड के लिए इस्तेमाल करेगा, वो खत्म हो जाएंगी। अब हम कंज्यूमर है तो हम सारा सामान तो ऐसा इस्तेमाल नहीं करते जो खत्म हो जाएगा। हमारे घर में भी ऐसे बहुत सारा सामान होता है जिसका इस्तेमाल हम लंबे पीरियड के लिए करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, और फ्रिज है, पंखा है, ये सारी चीजें जिसका इस्तेमाल हम लंबे पीरियड के लिए करेंगे। तो ये ड्यूरेबल गुड्स के अंदर आता है, टिकाऊ वस्तु के अंदर आता है। और गैर टिकाऊ वस्तु क्या हो गया? ऐसा सामान जो कुछ पीरियड में खत्म हो जाएगा। तो हम कपड़े इसके अंदर डाल देते हैं, खाना आ गया, वो सारी चीजें इसके अंदर आ जाती हैं। तो इसमें कंफ्यूजन नहीं रखना है। ड्यूरेबल गुड, नॉन ड्यूरेबल गुड कंज्यूमर गुड्स के टाइप है, और कैपिटल गुड्स और रॉ मटेरियल अपना प्रोड्यूसर गुड्स का टाइप है। ओके, अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स, यानी मध्यवर्ती वस्तुएं और अंतिम वस्तुएं। तो पहले इसमें डिफरेंस समझ लेते हैं और फिर हमारे पास पॉइंट्स ऑलरेडी हैं, एग्जाम में आए तो ये सारे पॉइंट्स हम यूज कर सकेंगे। इंटरमीडिएट गुड या मध्यवर्ती वस्तु वो वाला सामान है जो प्रोड्यूसर खरीदेगा। जो प्रोड्यूसर खरीदेगा, जो हमने कच्चे माल वाली बात करी, रॉ मटेरियल, वो यही है। तो इंटरमीडिएट गुड वो वाला सामान है जो प्रोड्यूसर खरीदेगा ताकि उसका इस्तेमाल करके वो कुछ नई चीज बना सके। तो जो हमने बात करी थी कि आटा, चीनी, इन सब चीजों का इस्तेमाल करके बिस्किट बन रहा था, तो यहाँ पे आटा, चीनी, ये सब चीजें क्या हो गई, इसे हम इंटरमीडिएट गुड बोलेंगे, जो आगे जाके बिस्किट में कन्वर्ट होगा। तो फिर बिस्किट क्या हो गया? वो अपना फाइनल गुड हो गया। तो फाइनल गुड वो गुड है जो कंज्यूमर खरीदेगा अपने इस्तेमाल के लिए। कंज्यूमर उसको खरीद के दोबारा बेचेगा नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। इंटरमीडिएट गुड जो होता है वो एक तो इस तरीके का सामान हो सकता है जिससे आप कुछ और बनाओगे, तो वो वाला हमने समझ लिया। दूसरा ये भी है कि अगर किसी सामान को दोबारा से बेचा जा रहा है तो वो भी इंटरमीडिएट हो सकता है। अब ध्यान से समझना, अगर एक दुकानदार है, वो दुकानदार क्या करता है, बड़ी वाली शॉप से, होलसेल वाली जगह से खूब सारा सामान खरीद के लाता है। तो इस दुकानदार ने कोई सामान नहीं बनाया है,
ये सामान खरीद के लाया है, करेक्ट। अब जब ये सामान खरीद के लाया है तो उसे कम प्राइस का मिला है। अब उसमें वो क्या करेगा, वैल्यू एडिशन करेगा, मूल्य वृद्धि करेगा। अगर सामान 10 रुपए का पड़ा था उसको, तो 11 पे 12 पे ऐसे बेचेगा। तो इंटरमीडिएट गुड जो है, ये वो वाला सामान भी हो सकता है जो किसी ने खरीदा है ताकि वो उसको बेच सके प्राइस बढ़ा के, वो सामान भी इंटरमीडिएट होगा। जैसे अब जिस दुकानदार की हम बात कर रहे हैं, उसने क्या किया, उसने सामान खरीदा था, अपनी दुकान पे लाके रख लिया, होलसेल की शॉप से सामान खरीद के लाया, अपनी दुकान पे रख लिया। तो वो जो सामान खरीद के लाया है, उस आदमी के लिए वो सामान इंटरमीडिएट गुड है, क्योंकि अब वो उसका प्राइस बढ़ा के उसको रीसेल करेगा, दोबारा से बेचेगा। तो इंटरमीडिएट गुड दोनों तरीके का होगा, ये बिल्कुल याद रखना है, चाहे कोई नया सामान बन रहा हो या आप दोबारा से बेच रहे हो। ठीक है। अब क्या हुआ, हम कंज्यूमर हैं, तो फाइनल गुड वो वाला सामान है जो कंज्यूमर कंजम्पशन के लिए खरीदता है, या फिर इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी आता है। अब इस पे हम बातचीत करेंगे थोड़ी देर में। तो अब अगर हम कंज्यूमर हैं, हम दुकान पे गए और हमने वो सामान खरीद लिया, कोई सामान खरीद के हम घर पे ले आए। तो अब जब वो हम सामान घर पे लाए, मान लो फॉर एग्जाम्पल दूध, हम दुकान पे गए, हमने दूध खरीदा, हम दूध खरीद के घर पे ले आए। अब अगर हम उस दूध को वैसा का वैसा पी लें, तो वो फाइनल गुड है ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने कंज्यूम कर लिया। अब अगर हमने ऐसा किया, उस दूध को खरीद के घर में आके उससे कुछ और बना लिया, मान लो उससे खीर बना ली, तो क्या अब ये दूध जो है, क्या वो इंटरमीडिएट हो गया? बिल्कुल भी नहीं। जो दूध हमने खरीदा था दुकान से, वो दूध अंतिम वस्तु होगा। क्यों? वो इसलिए अंतिम वस्तु होगा कि घर लाके हमने चाहे जो भी सामान बनाया है, उस सामान का प्राइस हम बढ़ा के उसको बेच नहीं रहे हैं, हम उसे कंज्यूम ही करने के लिए लेके आए हैं। तो जो सामान दुकान से कंज्यूमर ने खरीदा, उसके लिए वही चीज जो है फाइनल गुड मानी जाएगी। तो इसमें हमें कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। कंज्यूमर ने खरीदा तो वो हो गया अपना फाइनल गुड, क्योंकि वो कंज्यूम करेगा, कुछ और बना के बेचेगा नहीं, ना उसको रीसेल करेगा। और प्रोड्यूसर ने खरीदा उसको रीसेल करने के लिए या कुछ नया बनाने के लिए, तो वो इंटरमीडिएट गुड हो गया। अब दूसरी बात हम बोलते हैं, जो इंटरमीडिएट गुड है उसमें वैल्यू एडिशन होगा। तो वही बात हमने करी थी कि अगर एक दुकानदार है, उसने कहीं से सामान खरीद के लाया था, तो क्या अपनी दुकान पे लाके उस सामान को वो उतने ही रुपए में बेच देगा? तो वो ये काम करेगा ही क्यों? तो इस वजह से वो उसका प्राइस जो है बढ़ाएगा, उसे ही हम वैल्यू एडिशन बुलाते हैं। या तो ये, या तो ऐसा करेगा कि उसने कच्चा माल खरीदा था, आटा चीनी वो सब खरीदा था, उससे कोई नया सामान बनाया। अब इसको बनाने में टोटल उसको जितना खर्चा आया, क्या बिस्किट का प्राइस वो उतना ही रख देगा? बिल्कुल नहीं, उससे ऊपर रखेगा, तभी तो उसको प्रॉफिट होगा। तो कच्चे माल में उसने वैल्यू एडिशन किया, तो ये हम बोलते हैं इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन जो है वो होता है, जबकि फाइनल गुड में वैल्यू एडिशन नहीं होता। हम दुकान से सामान खरीद के लाए थे, तो उसका प्राइस बढ़ा के कुछ और हम उसको बेच नहीं रहे हैं, उसमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट अपना है कि जो इंटरमीडिएट गुड है वो प्रोडक्शन की बाउंड्री के अंदर है। क्यों ऐसा हम कह रहे हैं? क्योंकि उससे कुछ और प्रोड्यूस अभी हमें करना है, इसलिए हम बोल रहे हैं वो अभी भी प्रोडक्शन की बाउंड्री में है, उससे फर्दर कुछ प्रोडक्शन अभी हमें करना है। जबकि फाइनल गुड से कोई और हमें प्रोडक्शन नहीं करना, वो प्रोडक्शन बाउंड्रीज को क्रॉस कर चुका है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो इंटरमीडिएट गुड्स है, जब हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं, तो इंटरमीडिएट गुड्स यानी मध्यवर्ती वस्तु, इसके प्राइस को हम इंक्लूड नहीं करते हैं, जबकि फाइनल गुड्स जो होता है इसके प्राइस को इंक्लूड किया जाता है, उसके वैल्यू को इंक्लूड किया जाता है। और लास्ट हमने एक एग्जाम्पल दे रखा है, तो ये इस पे हम बात कर चुके हैं। अब एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो हमें डिस्कस करनी थी, वो ये है कि जो फाइनल गुड है, हमने इसमें बोला ये वो सामान होगा जो कंज्यूमर ने खरीदा कंज्यूम करने के लिए, या फिर ऐसा सामान जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए कंज्यूमर ने परचेज किया है, वो दोनों सामान फाइनल गुड है। इन्वेस्टमेंट जिस भी सामान में किया गया है, वो सामान हमेशा फाइनल गुड होता है, चाहे वो सामान कोई भी खरीदे।
कैसे, अब सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है इस तरह से कुछ कि एक जो क्लास है, एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में फर्नीचर भी है, फर्नीचर पड़ा है, ठीक है, पंखे हैं, सब कुछ है। साथ में उस क्लास को चलने के लिए हमें चौक भी चाहिए, डस्टर भी चाहिए। तो क्वेश्चन ये होता है कि आप बताओ, एक क्लास में जो चौक और डस्टर का इस्तेमाल हुआ है, क्या उसे इंटरमीडिएट गुड मानना है या फाइनल गुड मानना है? तो ये ध्यान रखना कि एक क्लास में जो चौक डस्टर का इस्तेमाल हुआ है उसको इंटरमीडिएट गुड, मध्यवर्ती वस्तु माना जाता है, क्योंकि उस सामान का इस्तेमाल एक सर्विस, एजुकेशन, उसको जेनरेट करने में किया जा रहा है और इस प्रोसेस में वो सामान खत्म हो जाएगा, चौक डस्टर फिनिश हो जाएगा कुछ टाइम में। तो ये है। पर उसी क्लास में जो फर्नीचर है, क्या उसको मध्यवर्ती वस्तु बोले कि वो एजुकेशन के पर्पस को फुलफिल करने में हेल्प कर रहा है? बिल्कुल भी नहीं। ये ध्यान रखना अच्छी तरह से। फाइनल गुड जो इन्वेस्टमेंट की हम बात कर रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उसके लिहाज से किसी ने भी सामान खरीदा हो, चाहे वो कंज्यूमर हो चाहे वो प्रोड्यूसर हो, उसको अंतिम वस्तु ही माना जाता है। तो अगर प्रोड्यूसर ने मशीन खरीदी थी तो वो मशीन अंतिम वस्तु ही है, उसे इंटरमीडिएट नहीं मानेंगे, क्योंकि उसका लंबा इस्तेमाल करने वाला है, वो उसका इन्वेस्टमेंट है, तो वो अंतिम ही है। साथ में जो हम क्लासरूम की बात कर रहे थे, तो क्लासरूम में जो फर्नीचर है उसको भी अंतिम वस्तु, फाइनल गुड ही माना जाएगा, क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट है। तो अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आए तो हम इस तरह से उसको आंसर करते हैं। इन्वेस्टमेंट हमेशा फाइनल के अंदर ही आता है, फाइनल गुड ही होता है। जिस सामान में आपने इन्वेस्टमेंट किया है वो फाइनल गुड है। ओके, तो ये था। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है अपना ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या सकल निवेश क्या होता है? तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या, टोटल इन्वेस्टमेंट जो करा है किसी प्रोड्यूसर ने एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक साल में, एक देश में, एक इकोनॉमी में, टोटल खर्चा जो किया गया है इन्वेस्टमेंट पे, वो हम बोलेंगे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है। तो टोटल खर्चा क्या, या तो वो खर्चा किया गया होगा, कोई सामान खरीदा गया होगा, फिक्स्ड एसेट जो है उस पर खर्चा किया गया होगा, कोई सामान खरीदा गया होगा, या क्या होगा, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नाम की भी चीज है, इसको ध्यान रखना। इसे हिंदी में माल सूची निवेश भी बुलाते हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसे चेंज इन स्टॉक भी बुलाया जाता है। तो चेंज इन स्टॉक क्या होता है, जो हमने अभी आगे बहुत डिटेल में देखने वाले हैं, बहुत ज्यादा हमारे न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, अंतिम स्टॉक में से आरंभिक स्टॉक को माइनस करने पे हमको मिलता है चेंज इन स्टॉक। तो ये जो स्टॉक है, अनसोल्ड स्टॉक है, ये भी ग्रॉस इन्वेस्टमेंट का पार्ट है। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या हुआ, सकल निवेश क्या हुआ, वो वाला निवेश जो फिक्स्ड एसेट पे करा गया है प्लस इन्वेंट्री पे जो खर्चा हुआ है। तो ये दोनों एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, एक साल के अंदर, इसके सम को हम बुला रहे हैं ग्रॉस इन्वेस्टमेंट। ओके, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट डन। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन को मूल्य ह्रास भी बुलाते हैं, इसे हम कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल भी बुलाते हैं। बहुत ज़रूरी है क्योंकि न्यूमेरिकल में अलग अलग नाम डाल दिए जाते हैं। तो हिंदी में इसे अचल पूंजी का उपभोग जो है ये भी कहा जाता है। अब डेप्रिसिएशन क्या होता है? डेप्रिसिएशन का मतलब होता है जो फिक्स्ड एसेट आपने खरीदा है, फिक्स्ड एसेट जो भी आपने खरीदा है, टाइम के साथ साथ एक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से उसके वैल्यू का कम हो जाना, उसे डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो क्यों, हमें पता ही है कि कोई मशीन है, अगर कुछ टाइम उसका इस्तेमाल करोगे, उसके बाद उसे बेचने की कोशिश करोगे, तो क्या वो पहले से महंगी बिकेगी या उस प्राइस पे बिकेगी? बिल्कुल भी नहीं, उससे कम प्राइस पे जाएगी। यानी टाइम के साथ साथ उसका वैल्यू कम हो गया एक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से। अब वो एक्सपेक्टेड रीजंस क्या है? तो नॉर्मल वियर एंड टीयर, सामान्य टूट फूट, जो छोटा मोटा प्रॉब्लम होने लगेगा विद टाइम उस मशीन के अंदर, उस सामान के अंदर। और दूसरी चीज है टेक्नोलॉजी जो है, अगर वो इम्प्रूव हो गया है तो हमारी जो हमने जो खरीद रखा था सामान, उससे बेटर टेक्नोलॉजी मार्केट में आ चुकी है, तो अपने वाली टेक्नोलॉजी, अपने वाले सामान का जो वैल्यू है वो कम हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से जब फिक्स्ड एसेट का वैल्यू
कम हो जाए तो उसको डेप्रिसिएशन, मूल्यह्रास बुलाया जाता है। इसी से रिलेटेड एक टर्म होता है, वो होता है कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि। उसका मतलब होता है कि अनएक्सपेक्टेड रीजन, अप्रत्याशित कारणों की वजह से जब हमारा फिक्स्ड एसेट का वैल्यू कम हो जाए। अब अनएक्सपेक्टेड रीजन क्या है? अनएक्सपेक्टेड रीजन है कि हमने मशीन खरीदी और क्या हुआ, बाढ़ आ गई, मशीन में जंग लग गया, भूकंप आ गया, बिल्डिंग टूटी तो मशीन डैमेज हो गया। ये सारे अनएक्सपेक्टेड रीजन है। तो अनएक्सपेक्टेड रीजन की वजह से अगर अपना जो फिक्स्ड एसेट है उसका वैल्यू कम हो जाए तो उसे कैपिटल लॉस, पूंजीगत हानि बुलाते हैं। और एक्सपेक्टेड रीजन होगा तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। Okay, now with this we have come to our next topic, that is circular flow of income, two sector economy और two sector model। तो दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय का चक्रीय प्रवाह। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें हम मान रहे हैं कि ये टू सेक्टर इकोनॉमी है, इसमें सिर्फ दो ही सेक्टर है, एक हाउस होल्ड है और दूसरा फर्म है, और कुछ नहीं है। दूसरे देश से हमारा कुछ लेना देना नहीं है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं कर रही इसके अंदर, तो कुछ भी नहीं है, एक सिंपल मॉडल है, सबसे सिंपल मॉडल है। इसे क्यों सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम बुलाते हैं? तो यहाँ पे जो इनकम है, पैसा है, उसका एक फ्लो हमको देखने में आएगा और ये साइकिल जो है मेंटेन होगी। तो हो क्या रहा है इसके अंदर, देखते हैं। सबसे पहले जो हाउस होल्ड है, घर, इसे गृहस्थ बुलाते हैं। तो जो हाउस होल्ड है वो क्या कर रहे हैं, वो फर्म्स को फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। फैक्टर सर्विस, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिन्हें हम कहते हैं, उन वो प्रोवाइड कर रहे हैं, उत्पादन के कारक प्रोवाइड कर रहे हैं, ताकि जो फर्म्स हैं सामान बना सके, सामान और सर्विस जो है वो जनरेट कर सके। तो इन्होंने, हाउस होल्ड सेक्टर ने फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को प्रोवाइड करी। अब फर्म्स ने उसका इस्तेमाल करके गुड्स और सर्विसेज बना दी जो हाउस होल्ड कंज्यूम करेगा, उसको यूज करेगा। अब जब सामान हाउस होल्ड तक आया, सर्विस हाउस होल्ड तक आई, तो ऐसे में क्या होगा, जो हाउस होल्ड है वो पैसे देगा उस सामान के लिए, उस सर्विस के लिए, तो वो पैसा चला गया फर्म्स के पास। ओके, और फर्म ने जो फैक्टर सर्विस लिया था उसके लिए वो भी तो पेमेंट करेगा, तो वो पेमेंट गया हाउस होल्ड के पास। तो ये कुछ इस तरह से होगा। तो क्या क्या पढ़ा हमने, हाउस होल्ड ने फर्म को फैक्टर सर्विस दिया, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, भूमि, श्रम, पूंजी, उद्यम, ये सारा कुछ प्रोवाइड किया। फैक्ट अब फर्म्स ने क्या किया, फैक्टर पेमेंट किया कि आपने हमें सब सामान दिया, बदले में ये सारे पैसे दो। उन्होंने फैक्टर पेमेंट किया, ठीक है। अब हाउस होल्ड के पास में पैसे आ गए, तो हाउस होल्ड ने वो पैसे फर्म को दिए ताकि फर्म हाउस होल्ड को जो गुड्स और सर्विस उसने बनाया है वो दे सके। तो इस तरह से साइकिल चलती जाएगी। ओके, अब हम बोलते हैं ये जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम है, आय का चक्रीय प्रवाह है, इसमें 3 स्टेजेस हैं। तो वो स्टेजेस क्या हैं? ओके, वेट अ सेकेंड। ओके, तो वो 3 स्टेजेस हैं। पहला स्टेज प्रोडक्शन फेज है, दूसरा है इनकम फेज और तीसरा है एक्सपेंडिचर फेज। नाम से ही क्लियर है। प्रोडक्शन फेज क्या है, जब फर्म्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो उसे हाउस होल्ड से मिला है उसका इस्तेमाल करके प्रोडक्शन करेगा गुड सर्विस का। इनकम फेज क्या होता है, जब जो फर्म्स हैं उसने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो उसको मिला था उसके लिए पेमेंट किया हाउस होल्ड को। तो ये हो गया। और तीसरा फेज है एक्सपेंडिचर फेज। इस फेज में क्या हो रहा है, इनकम जो जनरेट की गई है प्रोडक्शन करने से, अब वो आपको, हमको पैसे मिल गए, जो हाउस होल्ड है उनको पैसे मिल गए, अब उस पैसे को वो खर्च कर देंगे ताकि उनको फर्म्स ने जो गुड्स और सर्विस जनरेट किया है वो मिल सके। तो ये है। जो टू सेक्टर इकोनॉमी है, ये टू सेक्टर मॉडल हमारा है, उसको बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज इकोनॉमी भी बुलाया जाता है। क्लोज इकोनॉमी बोलने का मतलब है जहाँ पे दूसरे देशों का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा, कोई एक्सपोर्ट नहीं है, कोई इंपोर्ट नहीं है, ऐसा। नाउ रियल फ्लो एंड मनी फ्लो, ये भी उसी से रिलेटेड है जो हमने सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम किया है।
तो रियल फ्लो भी होता है, वो फ्लो रियल भी है और मॉनेटरी भी है, मनी फॉर्म में भी है। कैसे? रियल फ्लो को हम वास्तविक प्रवाह और मनी फ्लो को मौद्रिक प्रवाह बुलाते हैं। तो जब फैक्टर सर्विसेज दी जा रही हैं और बदले में सामान और सर्विस मिल रहा है, इस चीज को, इस वाले फ्लो को हम रियल फ्लो, वास्तविक प्रवाह बुला रहे हैं। और दूसरी तरफ जहाँ पे फैक्टर पेमेंट जो है फर्म हाउस होल्ड को दे रहा है और हाउस होल्ड उस पेमेंट को वापस फर्म्स को दे रहा है ताकि हाउस होल्ड को गुड्स और सर्विस मिल सके, इस वाले फ्लो को जो पैसे से रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड मनी फ्लो। तो जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व नहीं है, वो वाला जो सर्कल था वो रियल फ्लो को दिखाता है, वास्तविक प्रवाह को दिखाता है, और दूसरा वाला मनी फ्लो को शो कर रहा है। ओके ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज स्टॉक एंड फ्लो। इसे हम बोलते हैं स्टॉक और प्रवाह। स्टॉक क्या होता है? स्टॉक एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जहां पे जो इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं, आर्थिक चर हैं, उसको एक स्पेसिफिक पॉइंट पे, एक स्पेसिफिक टाइम पे मेजर किया जाता है। जैसे इन्होंने बोला कि अगर एक एग्जांपल से समझे, तो अगर हम बोलें कि किसी इंसान के जेब में फिलहाल कितने पैसे हैं, तो एक स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे हम देख रहे हैं वो चीज़ कितनी है, देन दैट इज स्टॉक। ठीक है, अगर हम बोलें कि ड्रम में कितना पानी है, अभी कितना पानी है, तो ये सारे स्टॉक हो गए। ठीक है, पर अगर इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम क्या बोलेंगे, कौन कौन सी चीज़ें इसके अंदर, कौन से इकोनॉमिक वेरिएबल जो है वो एक स्टॉक के अंदर आएंगे? तो वेल्थ, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, मनी सप्लाई, ये सारी चीज़ें स्टॉक के अंदर आएंगी। और ये एक स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, स्थैतिक अवधारणा है, क्योंकि आपने एक पॉइंट पे मेजर किया है, वो चीज़ उतनी ही रहने वाली है, कोई चेंज नहीं दिखेगा वहाँ पे। जबकि जो फ्लो है, नाम ही फ्लो है, प्रवाह, तो ये ऐसे इकोनॉमिक वेरिएबल जो है इसके अंदर हम उसको मेजर करेंगे एक ड्यूरेशन में, यानी कोई चीज़ एक पूरे दिन में कितनी बदली, एक वीक में कितनी हुई, एक महीने में कितनी हुई। जब ड्यूरेशन की बात आती है तो हम फ्लो कहते हैं, उन कॉन्सेप्ट्स को हम फ्लो कहते हैं। तो एक इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट कितना हुआ, तो जब हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम बोलेंगे एक साल में कितना हुआ या एक महीने में कितना हुआ, ऐसा। तो चाहे इन्वेस्टमेंट हो, इनकम हो, सेविंग है, चेंज इन स्टॉक है, कंजम्पशन है, ये सारी चीज़ें फ्लो कॉन्सेप्ट है, प्रवाह अवधारणा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जाम्पल कई बार दिया जाता है और बोला जाता है कि आप बताओ ये स्टॉक है कि फ्लो है। तो अगर हमको वो एग्जाम्पल पता है तो हम बोलेंगे उसके हिसाब से, मान लो फॉर एग्जाम्पल पूछा गया है संपत्ति, वेल्थ, ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है या फ्लो है, आप रीजन दो। तो हम बोलेंगे ये एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि इसको एक इकोनॉमी के अंदर एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर किया जाता है। इस तरह से उसको आंसर करना है। ओके, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज इकोनॉमिक टेरिटरी। इसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी भी बुलाते हैं, हिंदी में इसे आर्थिक क्षेत्र या घरेलू सीमा बुलाया जाता है। ये है क्या बेसिकली? तो इसका मतलब है कि ना, जैसे अब जब हम इंडिया की बात करते हैं तो इंडिया को जो मैप में हम देखते हैं वो पूरा का पूरा इंडिया है, पर क्या वो पूरा का पूरा एरिया अपनी इकोनॉमिक टेरिटरी है? तो नहीं है। ऐसा होता है कि हमारे देश के अंदर भी ऐसी बहुत सारी चीजें हो सकती है जो हमारी देश की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं होगा, जिसे हम डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर नहीं करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन सी चीजें होती हैं? जैसे अगर दूसरे देश का कोई मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट हमारे देश में हो तो उसको हम अपने देश की इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं मानते हैं। या अगर दूसरे देश का कोई एम्बेसी यानी दूतावास, अगर ऐसा कुछ है तो वो भी अपने देश की इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है। साथ में इकोनॉमिक टेरिटरी सिर्फ अपने देश से रिलेटेड नहीं है कि हम सिर्फ अपने देश की बाउंड्री में देख रहे हैं कि कौन सा पार्ट इकोनॉमिक टेरिटरी कंसिडर किया जाएगा या कौन सा नहीं किया जाएगा। यहाँ पे ऐसा होना पॉसिबल है कि दूसरे देशों में भी हमारे देश का डोमेस्टिक टेरिटरी हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जिस तरह से मान लो अगर कोई दूसरा कंट्री है, रशिया है, यूएसए है,
उनके एम्बेसीज हमारे देश में होंगी, उनके दूतावास हमारे देश में होंगे। तो वो जो एम्बेसीज हमारे देश में हैं वो हमारे देश की घरेलू सीमा इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, ठीक है, वो उन देशों की इकोनॉमिक टेरिटरी है। अगर यूएसए का एम्बेसी इंडिया में है तो ये जो एम्बेसी होगा ये यूएसए की इकोनॉमिक टेरिटरी कंसिडर किया जाएगा। उसी तरह से इंडिया की भी एम्बेसीज दुनिया के अलग अलग कोनों में होगी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स अगर इंडिया के दूसरे कंट्रीज में हैं, तो ये सारी जो चीजें हैं चाहे वो दूसरे देशों में हो पर अगर वो अपने देश का है तो हम उसे अपने देश की इकोनॉमिक टेरिटरी कंसिडर करेंगे। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है जो हमको याद रखना है। और इसमें एक चीज है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं और नहीं होना है कि जब मैं बोल रही हूँ कि इंडिया की इकोनॉमिक टेरिटरी क्या क्या है तो हम बोलेंगे जो मैप में हमको इंडिया नजर आ रहा है वो, उसमें माइनस कर देंगे हम इंडिया में जो मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स हैं दूसरे देशों के, साथ में जो एम्बेसीज वगैरह हैं वो, इन सब चीजों को हम माइनस कर देंगे। वो अपने देश की इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, हालांकि इंडिया के अंदर वो है। अब इसमें ऐड हो जाएगा दूसरे देशों में जो हमारा इकोनॉमिक टेरिटरी है, जैसे हमने बोला दूसरे देशों में हमारे मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट्स या दूसरे देशों में हमारे एम्बेसीज कॉन्सुलेट्स वगैरह जो है तो वो अपने देश की डोमेस्टिक टेरिटरी होगा। ओके, तो आई होप ये क्लियर हो गया है। एक और छोटी सी चीज है जो इससे रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है, तो वो कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल इकोनॉमिक टेरिटरी। इसका मतलब है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं तो ये जिस कंट्री के अंदर स्टैब्लिश हैं ये उस कंट्री की इकोनॉमिक टेरिटरी का पार्ट नहीं माना जाएगा। इसको हम बोलते हैं ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक टेरिटरी है। तो बस इतना हमें इसके अंदर करना है। अब डेप्थ में जाए तो हम खूब अंदर जा सकते हैं बट उतना रिक्वायर्ड नहीं है क्लास 12 के लिए। बोर्ड हमसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है कि हम उन्हें एक्चुअली नेशनल इनकम कैलकुलेट करके दें देश का, इतना नहीं सीखना है हमको, इतने से बात बन जाएगी। अब कुछ क्वेश्चन हैं तो वो हम ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं हम कितना बता पा रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन मान लो कि अगर नेपाल का एम्बेसी इंडिया के अंदर है तो सोचो कि ये किस कंट्री का डोमेस्टिक टेरिटरी कंसिडर किया जाएगा। तो ये जो है अगर नेपाल का एम्बेसी इंडिया में है तो ये नेपाल की इकोनॉमिक टेरिटरी माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमने एम्बेसी वाली बात डिस्कस कर चुके हैं। अब दूसरा क्वेश्चन, मान लो यूएसए जो है उसका कोई कंपनी इंडिया के अंदर है तो अब ये कंपनी किस देश का डोमेस्टिक टेरिटरी है। तो अब इसमें कंफ्यूज मत होना, हम सिर्फ एम्बेसी, मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट और इंटरनेशनल इकोनॉमिक टेरिटरी वो हमने वहां डिस्कस किया है। अगर दूसरे देशों का कोई कंपनी हमारे देश में है तो वो अपनी ही डोमेस्टिक टेरिटरी है। अगर हमारे देश का कोई कंपनी का ब्रांच दूसरे देशों में है तो वो उस देश की डोमेस्टिक टेरिटरी है, वो अपनी नहीं है फिर। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि नॉर्मल रेजिडेंट क्या है, सामान्य निवासी क्या होता है। तो ऐसा इंडिविजुअल जो किसी देश में साल भर से रह रहा हो और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट उसी कंट्री में हो, वहीं पे पैसे कमा रहा है, खर्च रहा है, ऐसा काम कर रहा है वहां पे, तो ऐसे इंसान को उस देश का सामान्य निवासी बोलते हैं। पर जरूरी नहीं है कि वो उस कंट्री का सिटीजन हो, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो इंडिया में हो सकता है कोई फॉरेनर रह रहा हो, उसको साल भर हो गया इंडिया में रहते हुए, वो यहीं पे कमा रहा है, यहीं पे उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट जो है और साल भर उसको हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो वो फॉरेनर जो है वो भी इंडिया का नॉर्मल रेजिडेंट माना जाएगा। उसके लिए बस ये दो कंडीशंस रिक्वायर्ड है। अब ये कॉन्सेप्ट जरूरी क्यों है, नॉर्मल रेजिडेंट वाला और डोमेस्टिक टेरिटरी वाला। तो दो चीजें हैं, एक है डोमेस्टिक इनकम और दूसरा है नेशनल इनकम, यानी घरेलू आय और राष्ट्रीय आय। तो डोमेस्टिक टेरिटरी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो डोमेस्टिक इनकम के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, तो इसीलिए हमारे दिमाग में उस कॉन्सेप्ट को लेके क्लैरिटी होनी चाहिए। तो डोमेस्टिक इनकम या घरेलू आय का मतलब होता है हमारे देश का जो डोमेस्टिक टेरिटरी है उसके अंदर कमाया हुआ पैसा। अब वो चाहे कोई भी कमाए, हमें मतलब नहीं है, चाहे वो इंडिया का रेजिडेंट है नहीं है, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमारे देश की डोमेस्टिक टेरिटरी में कमाया गया पैसा वो डोमेस्टिक इनकम है। ओके, नेशनल इनकम का मतलब क्या है? नेशनल इनकम का मतलब है कि हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट पूरी दुनिया में जहां से भी पैसे कमा रहा है, तो यहाँ पे जो है हमें जगह से मतलब नहीं है कि कहाँ पे कमा रहा है, पूरी दुनिया में जहां से भी हमारे देश का नॉर्मल रेजिडेंट पैसे कमा रहा है वो सब नेशनल इनकम का पार्ट होगा। तो ध्यान देना इस चीज पे। तो डोमेस्टिक इनकम एक एरिया बेस्ड कॉन्सेप्ट है, जगह पे डिपेंड कर रहा है कि वो किस एरिया में कमाया गया वो पैसा।
जबकि नेशनल इनकम जो है वो उस इंसान से रिलेटेड है कि वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। यहाँ पे हम जो फॉरनर्स ने पैसे कमाए हैं उसको नहीं डालेंगे इसके अंदर। तो यहाँ पे हमें पूरा फोकस इस बात पे करना है कि जो आदमी पैसे कमा रहा है वो नॉर्मल रेजिडेंट है या नहीं है। अगर है तो वो दुनिया के किसी भी कोने में पैसे कमा रहा हो वो अपने देश के नेशनल इनकम में इंक्लूड होगा। दैट इज इट। तो हम बोलते हैं डोमेस्टिक इनकम जो है उसमें NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेशों से प्राप्त शुद्ध कारक आय, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता। डोमेस्टिक इनकम में उसको हम इंक्लूड नहीं कर रहे, जबकि नेशनल इनकम में उसको हम इंक्लूड करते हैं। ठीक है। तो फैक्टर इनकम और ट्रांसफर पेमेंट्स या ट्रांसफर इनकम, उसमें डिफरेंस क्या है? हस्तांतरण भुगतान बोलते हैं उसको और कारक आय, इसमें डिफरेंस क्या है? तो हम बोलते हैं कि फैक्टर्स के बदले में जो पैसे मिले वो फैक्टर इनकम है, और सिर्फ एक साइड से पैसे मिले दूसरी तरफ से कुछ भी ना मिले ऐसे वाले पेमेंट को ट्रांसफर इनकम बुलाया जाता है। ऐसा वाला इनकम अगर हमको मिला है तो दिस इज ट्रांसफर इनकम। अब चाहे नेशनल इनकम हो चाहे डोमेस्टिक इनकम हो, दोनों में से किसी में भी ट्रांसफर इनकम को इंक्लूड नहीं किया जाता। हस्तांतरण भुगतान जो सिर्फ एक साइड से पैसे दिए गए दूसरी तरफ से कुछ नहीं मिला उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। तो इसमें ये है। ओके। और नेट फैक्टर इनकम जो है फ्रॉम अब्रॉड, इसका क्या मतलब है? तो ये हम देखते हैं NFIA का मतलब क्या है। NFIA का मतलब होता है दूसरे देशों से हमको कितना पैसा मिला माइनस हमने दूसरे देशों को कितना पैसा दिया। यानी दूसरे देश के लोगों ने हमारे लिए काम किया होगा तो हमने भी उनको पैसे दिए होंगे, और साथ में हमारे देश के लोगों ने दूसरे देशों के लिए भी काम किया होगा तो उनको भी पैसे मिले होंगे। तो इसका जो डिफरेंस है कि दूसरे देशों से हमें कितने पैसे मिले माइनस हमने कितने पैसे दिए क्योंकि उन लोगों ने हमारे लिए काम किया था, उस डिफरेंस को NFIA बुलाया जाता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो अगर हमारे पास में डोमेस्टिक इनकम है, इसमें हम NFIA ऐड कर दें तो हमको नेशनल इनकम राष्ट्रीय आय मिल जाएगा। ओके। अब नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के 3 मेथड्स हैं। पहला मेथड है प्रोडक्ट मेथड, वैल्यू एडिशन मेथड भी बुलाते हैं इसको, हिंदी में इसे उत्पाद विधि या मूल्य वृद्धि विधि बुलाते हैं। दूसरा तरीका है एक्सपेंडिचर मेथड या व्यय विधि, और तीसरा है इनकम मेथड या हम बोले आय विधि। अब इन तरीकों से नेशनल इनकम किस तरह से निकाला जाता है उसको समझने से पहले हमें थोड़ी सी कन्वर्जन्स आनी चाहिए। वो ये है, बारी बारी डिस्कस करते हैं। NIT जिसको अब बार बार हमें दिखने वाला है कैलकुलेशंस में, ये है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो ये NIT है क्या? इसका मतलब है इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर माइनस सब्सिडी जो छूट मिली है हमें सामानों पे, उसका डिफरेंस, दैट इज कॉल्ड NIT, शुद्ध अप्रत्यक्ष कर या नेट इनडायरेक्ट टैक्स। दूसरा कॉन्सेप्ट है NFIA, हमने डिस्कस कर ही लिया है कि अब्रॉड से हमें कितने पैसे मिले और हमने कितने दिए फैक्टर्स के बदले में, सिर्फ एक तरफा पेमेंट नहीं होना चाहिए। और एक कॉन्सेप्ट हमने डेप्रिसिएशन पहले डिस्कस किया था कि अपना जो फिक्स्ड कैपिटल है, फिक्स्ड एसेट है, उसकी मार्केट वैल्यू जब एक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से, उसकी मार्केट वैल्यू जब एक्सपेक्टेड रीजंस की वजह से कम हो जाती है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। इसे कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अचल पूंजी का उपभोग भी बुलाया जाता है, मूल्य ह्रास इसको हिंदी में बुलाते हैं। तो डेप्रिसिएशन क्या है, अब इसको समझना, ये सारी चीजें अब देखने वाले हैं हम सब। तो GDP एट MP माइनस NDP एट MP। ओके। तो इन दोनों टर्म्स में हमें डिफरेंस क्या दिख रहा है? ध्यान से देखो, यहाँ पे स्टार्टिंग में G है, यहाँ पे N है। ओके। यहाँ हमें G नजर आ रहा है और हमें इसका पहला टर्म N नजर आ रहा है, करेक्ट। दूसरा टर्म दोनों में D ही दिख रहा है और P तो रहता ही है, साथ में दोनों में MP भी है। तो इन दोनों टर्म्स में फर्क क्या है? दोनों टर्म्स में फर्क है स्टार्टिंग लेटर का जो है G और N। तो ग्रॉस में से G मतलब ग्रॉस, N मतलब नेट, तो जब ग्रॉस में से नेट माइनस किया जाता है तो हमको डेप्रिसिएशन मिलता है। ओके। अब ये हमें कन्वर्जन्स में हेल्प करेगा किस तरह से?
तो अगर हमें जीडीपी एट एमपी दे रखा है, और अब देखो एनआईटी क्या होता है वो हम देख रहे हैं। अगर हमें जीडीपी एट एमपी दे रखा है, अब इसमें दूसरा टर्म है जीडीपी एट एफसी। ओके, एक जीडीपी एट एमपी दिख रहा है और दूसरा हमें दिखा जीडीपी एट एफसी। ओके, इन दोनों टर्म्स में क्या अलग है? पहला लेटर दोनों में सेम है जी, दूसरा लेटर दोनों में सेम है डी, पी तो रहता ही है, और इसमें एमपी है, पहले इसमें एमपी दिख रहा है और दूसरे में हमें एफसी नजर आ रहा है। तो एमपी यानी मार्केट प्राइस, एफसी यानी फैक्टर कॉस्ट, इन दोनों का डिफरेंस जो होता है वो होता है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। और एनएफआईए क्या है? तो हम देख रहे हैं पहला लेटर दोनों में जी, दूसरा लेटर अलग है, यहाँ पे एन है पहले में और इसमें हमें डी नजर आ रहा है, तो ये लेटर अलग है। तो ये है क्या? सेकेंड लेटर जो यहाँ पे है दैट इज नेशनल, नेशनल को शो कर रहा है, और यहाँ पे जो हमें डी नजर आ रहा है वो डोमेस्टिक को शो कर रहा है। ठीक है, तो नेशनल और डोमेस्टिक का जो डिफरेंस है दैट इज एनएफआईए। अब ये देखो जीडीपी एट एमपी ये पहला टर्म है और यहाँ पे पहला टर्म है एनएनपी एट एफसी। तो यहाँ पे कन्वर्जन किस तरह से हो सकता है? जीडीपी एट एमपी में हम क्या क्या करें ताकि हम एनएनपी एट एफसी तक पहुंच सके? तो पहला टर्म में पहला लेटर क्या है? जी, और दूसरे टर्म में पहला लेटर है एन, यानी ये ग्रॉस और दूसरा हमको दिख रहा है नेट, ऐसा है। तो ग्रॉस हमारे पास है, हमको नेट पे पहुंचना है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देते हैं। ओके, तो हमने जी और एन ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। अब हम फर्स्ट टर्म के सेकेंड लेटर पे आते हैं, क्या है ये? डी, और सेकेंड टर्म के सेकेंड लेटर क्या है? एन। तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए क्या करना पड़ता है? NFIA। ऐसे क्वेश्चंस खूब सारे प्रैक्टिस करना, फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा। तीसरी चीज है कि फर्स्ट टर्म में हमको MP दिख रहा है दैट इज मार्केट प्राइस, और सेकेंड टर्म में हमको FC दिख रहा है दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। तो इनमें किस चीज का डिफरेंस है? MP से FC तक कैसे पहुंचे? तो हम माइनस कर देंगे NIT, डन। तो हम इस तरह से पहुंच जाएंगे NNP एट FC तक। तो ये काम करा जा सकता है। तो किसी भी तरीके का हमें टर्म दे दिया जाए, बोला जाए आप दूसरी चीज निकालो, बस हमें ये कन्वर्जेंस करनी आनी चाहिए। ओके, अब हम आते हैं अपने पहले मेथड पे। तो दिस मेथड इज कॉल्ड प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड है क्या? इसमें क्या कर रहे हैं? इसमें हम कैलकुलेट करते हैं सबसे पहले GDP एट MP, या कई जगहों पे GVA एट MP लिखा होगा, ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस। ठीक है, सिंपलिसिटी के लिए इसको GDP एट MP समझा जा सकता है। एक्चुअली ये है क्या, हल्का सा बता देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है। GVA एट MP जो है ग्रॉस वैल्यू एडेड एट मार्केट प्राइस है। तो हम जानते हैं कि जो तीन सेक्टर्स हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, अगर हम तीनों सेक्टर में वैल्यू एडिशन जान लें, ग्रॉस कितना वैल्यू ऐड हुआ है इसको जान लें, उसका हम टोटल करें, तो हम पहुंच जाएंगे। यहाँ पे समेशन का साइन भी होना चाहिए था, समेशन का साइन लग जाएगा, देन टोटल GVA एट MP। तो टोटल GVA एट MP इज इक्वल टू GDP एट MP। तो हम डायरेक्टली कई बार सिंपली GDP एट MP लिख देते हैं, एंड दैट इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ओके, तो प्रोडक्ट मेथड में सबसे पहले GDP एट MP को हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये होता कैसे है? तो हमें क्या करना होता है? वैल्यू ऑफ आउटपुट, जो सामान प्रोड्यूस हुआ है उसका वैल्यू है कितना, उसमें से माइनस कर देंगे हम उस सामान को बनाने के लिए जो इंटरमीडिएट गुड्स लगे, जो मध्यवर्ती वस्तुएं लगी, उसका क्या प्राइस था, हमारे सामान का प्राइस क्या है, और जितना खर्चा हमने कर दिया इंटरमीडिएट गुड्स पे, उसको माइनस करके हमें ये मिल जाता है GDP एट MP। पर मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन इतना सिंपल तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट लेवल क्या है कि वो हमें क्या बोलेंगे, प्राइमरी सेक्टर जो है उस सेक्टर में किसी सामान का प्राइस बता देंगे, उस सामान की क्वांटिटी बता देंगे, उसी तरह से सेकेंडरी सेक्टर एंड देन टर्शरी सेक्टर, ऐसा कुछ कर देंगे। तो हम क्या कर सकते हैं,
हम तीनों सेक्टर का जो वैल्यू है आउटपुट का वो जान सकते हैं, उसको टोटल कर देंगे और कितना खर्चा पड़ा उसको बनाने में, जो मध्यवर्ती वस्तुओं पे जो खर्चा किया गया है उसको माइनस कर देंगे, तब भी हम यहाँ तक पहुंच जाएंगे। क्वेश्चंस करेंगे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर अभी भी दिक्कत है तो, पर हल्का सा समझने की कोशिश करेंगे। अब अगर क्वेश्चन में हमें ना वैल्यू ऑफ आउटपुट दिख रहा है, हमको नजर नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में हमें वहां पे सेल्स दिखेगा कि कितना सामान बेचा गया है। अब ध्यान से सुनना, वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या होता है, आपने सामान बना के रख दिया, काफी सारा सामान बना दिया, ठीक है, फिर जो सामान बनाया वो जितने प्राइस का है पर यूनिट मल्टीप्लाई कर दिया तो हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल गया। ओके, अब जितना सामान रेडी हुआ है उसमें से कुछ सामान बिक जाएगा तो उसे हम कह रहे हैं सेल्स यानी बिक्री, और कुछ सामान नहीं बिकेगा तो उसे बोलते हैं चेंज इन स्टॉक। इसको अनसोल्ड गुड्स भी बुला लेते हैं, इन्वेंट्री भी कई जगहों पे लिखा होता है, तो ये चेंज इन स्टॉक है। ओके, तो अगर हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट ना गिवन हो, सेल्स गिवन हो, चेंज इन स्टॉक या जो भी इसके आगे लिखा हो, चाहे अनसोल्ड गुड है, इन्वेंट्री है, जो भी है, उन दोनों को ऐड किया तो हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा। ओके, तो जब वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाएगा उसमें से इंटरमीडिएट हटाओ और अपना काम डन। ठीक है, अगर क्वेश्चन इससे एक लेवल और ऊपर जाता है तो क्या होगा, अब ध्यान से, सारा इसमें लॉजिक है, वो सब समझ लिया तो फिर इसमें फंसने की जरूरत नहीं है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट लेवल क्या है, अगर आपने सामान बेचा है तो आप सामान कहाँ बेचोगे, या तो अपने देश के अंदर बेचोगे या दूसरे देशों में दे दोगे। तो अगर हमने सामान अपने देश में जो बेचा है वो हो गया डोमेस्टिक सेल, घरेलू बिक्री, और जो दूसरे देश को दिया वो हो गया एक्सपोर्ट। तो अगर हमारे क्वेश्चन में साफ साफ सेल्स नहीं लिखा है तो वो हमको डोमेस्टिक सेल्स और एक्सपोर्ट लिख के देंगे, इन दोनों का टोटल करेंगे तो हम सेल्स पे पहुंच जाएंगे। एक बार सेल्स मिल गया, उसमें चेंज इन स्टॉक को ऐड किया, हमें मिल गया वैल्यू ऑफ आउटपुट। यानी नीचे से ऊपर जाया जाता है, जैसे जैसे नीचे वाली चीजों को ऐड कर रहे हैं हम ऊपर जाते जा रहे हैं और अपने आंसर के क्लोज जाते जा रहे हैं। तो हमने डोमेस्टिक सेल्स प्लस एक्सपोर्ट किया, हमको टोटल सेल्स पता चल गई, उसमें ऐड किया जो सामान बिका नहीं यानी चेंज इन स्टॉक, इनको ऐड किया तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल गया। अपने आउटपुट का वैल्यू मिलने के बाद हमने जो इंटरमीडिएट गुड्स पे खर्चा किया उसको सब्ट्रैक्ट किया और अपना काम खत्म। अगर चेंज इन स्टॉक साफ साफ नहीं दिया हो तो उसको निकाला जा सकता है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। ओके, इंटरमीडिएट गुड्स जो है, जो कच्चा माल है, जो खरीदा है आपने सामान को बनाने के लिए, रॉ मटेरियल, अब वो सामान जो है वो भी देश में से भी आ सकता है, देश में ही मिल गया आपको, या हो सकता है दूसरे देश से आपने मंगाया तो इंपोर्ट किया। तो इंपोर्ट और जो देश में सामान कच्चा माल खरीदा उन दोनों को ऐड करने पे टोटल कच्चा माल जो है अपना रॉ मटेरियल है उसका हमें वैल्यू पता चल जाएगा। तो ये है इंटरमीडिएट गुड्स। अक्सर वो डायरेक्टली लिख के दे देते हैं, अगर ना हो स्पेसिफिकली लिखा है डोमेस्टिक इंटरमीडिएट कंजम्पशन तो उसमें ऐड कर देंगे इंपोर्ट, तो हमको टोटल पता चल जाएगा। अब छोटी सी चीज है, इंटरमीडिएट गुड्स को भी कुछ नामों से जाना जाता है। इसको रॉ मटेरियल यानी जो कच्चा माल हम कह रहे हैं वो भी कहा जाता है, साथ में सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स भी बुलाया जाता है कि एक बार इस्तेमाल होने वाली उत्पादक वस्तुएं, क्योंकि ये एक बार इस्तेमाल होने के बाद खत्म हो जाती है, ये हमने डिस्कस किया था। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन पे और हम देखेंगे ये चार्ट हमें किस तरह से हेल्प करता है। ओके, तो ये है हमारा क्वेश्चन। वेट अ सेकेंड, अब हम देखेंगे क्वेश्चन को अप्रोच कैसे करते हैं, वो जरूरी है, और हमें ये चार्ट किस तरह से हेल्प करेगा। ओके, चलो देखते हैं। कैलकुलेट एनवीए एट एफसी विच इज एनडीपी एट एफसी। ओके, पर हमने क्या सीखा था, इस मेथड से हम क्या निकाल रहे थे, जीडीपी एट एमपी। ओके, तो जीडीपी एट एमपी निकालने के बाद कन्वर्जन हमने सीखी है, हम यहां तक बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। तो कैसे क्वेश्चन को अप्रोच करें, तो चार्ट में सबसे ऊपर हमको क्या दिखा है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो पहले देखना है क्वेश्चन में हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट नजर आ रहा है या नहीं, तो कहीं नहीं नजर आ रहा है, नहीं लिखा। तो अब क्या करेंगे, उसके नीचे आएंगे चार्ट में, अब हमें सेल्स दिख रहा है, क्या क्वेश्चन में सेल्स है, तो क्वेश्चन में सेल्स हमको दिख गया। ठीक है, क्वेश्चन में सेल्स दिख गया, तो अब क्या करना है, अब इसके नीचे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, सेल्स दिख गया, सेल्स में क्या ऐड करना है, चेंज इन स्टॉक। तो देखते हैं, चेंज इन स्टॉक भी हमको साफ साफ दे दिया। ठीक है, तो जब हम सेल्स में चेंज इन स्टॉक को ऐड करेंगे
तो हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है वो मिल जाएगा, करेक्ट। जब वैल्यू ऑफ आउटपुट मिल जाए तो उसमें से क्या करना है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है, इंटरमीडिएट गुड्स पे किया गया खर्चा, उसको हटा देना है। और ये देखो, ये भी हमें क्लियरली दे रखा है, सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो हम वैल्यू ऑफ आउटपुट पे से हमने इसको माइनस कर दिया और हम पहुंच गए जीडीपी एट एमपी। ठीक है, अब जीडीपी एट एमपी पे पहुंचे हैं। ठीक है, हम पहुंचे हैं जीडीपी, वेट अ सेकेंड, ओके, तो हम पहुंचे हैं जीडीपी एट एमपी। ओके, अब यहां से हमको जाना है कहां पे, हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, एनडीपी एट एफसी। अब वापस आते हैं जो हमने ऊपर डिस्कस किया था, हमारे पास जी है यानी ग्रॉस, ग्रॉस से मुझे नेट पे आना है। तो ग्रॉस में क्या करें तो नेट पे आ सकते हैं, तो हम माइनस कर देते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, क्वेश्चन में हमें डेप्रिसिएशन दिया है क्या, देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन का एक और नाम होता है, ये हमने डिस्कस किया था, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अचल पूंजी का उपभोग। माइनस कर दिया, ओके। तो फर्स्ट टर्म वाला काम हमने खत्म कर दिया। और क्या करना है हमको, डी डी दोनों में है, यानी यहाँ पे हमको कुछ भी नहीं करना। अब तीसरा काम, पहले टर्म में हमको एमपी दिख रहा है, पर हमको क्या चाहिए, हमको तो एफसी चाहिए। क्वेश्चन में एफसी पूछा है, तो एमपी से एफसी पे आने के लिए हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं एनआईटी, तो हम पहुंच जाएंगे जो हमें क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देखते हैं क्या हमको एनआईटी दिया है। तो एनआईटी क्या होता है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। नेट इनडायरेक्ट टैक्स कैसे निकलता है, इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी। तो देखते हैं क्वेश्चन में इनडायरेक्ट टैक्स हमको दे रखा है क्या, इनडायरेक्ट टैक्स हमको दे रखा है। सब्सिडी दे रखा है क्या, सब्सिडी नहीं दे रखा। जो चीज नहीं दे रखी उसको जीरो मान के हम आगे बढ़ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन इस तरह से अप्रोच करते हैं, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये काम किस तरह से करना पॉसिबल है, क्योंकि प्लस माइनस सबको आता है, दिक्कत है क्या पिक करें क्या पिक ना करें। ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो थोड़ा सा डिफरेंट है। यहाँ पे भी ये हमको बोल रहे हैं एनवीए एट एफसी निकालने के लिए। तो हमने तो सीखा है प्रोडक्ट मेथड से हम सबसे पहले जीडीपी एट एमपी या जीवीए एट एमपी निकालते हैं। ठीक है, वही निकाल लेते हैं, बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन में क्या ढूंढना है, वो चार्ट अपने दिमाग में रखना है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। तो क्या कहीं दिख रहा है हमको, बिल्कुल नहीं दिख रहा। फिर हम आएंगे उसके नीचे, तो उसके नीचे क्या था, सेल्स। तो क्या हमें सेल्स नजर आ रही है, आ रही है हमको, ये थर्ड नंबर सेल्स है। ठीक है, सेल्स हमको मिल गया। अब अगर कुछ सामान बिका है, कुछ नहीं भी बिका होगा, तो जो नहीं बिका उसके लिए क्या बोला था, या तो चेंज इन स्टॉक लिखा होगा, या अनसोल्ड गुड लिखा होगा, या इन्वेंट्री लिखा होगा, ऐसा कुछ लिखा होगा। तो हमें क्या नजर आ रहा है, ये हमको नजर आ गया अनसोल्ड गुड। तो थर्ड हमें मिल गया जो सामान बिक गया, फोर्थ हमें मिल गया जो नहीं बिका। इन दोनों को ऐड करने पे हमको वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा। ठीक है, दोनों को ऐड कर देना। इसके बाद वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल गया। अब हम इसमें से हटा देंगे इंटरमीडिएट गुड्स पे जो खर्चा है। तो इंटरमीडिएट गुड्स के लिए हमने एक और नाम बताया था, तो ये सारे नाम ध्यान रख लेने क्योंकि कुछ भी दे देते हैं। तो इसका नाम था सिंगल यूज प्रोड्यूसर गुड्स, ऐसा सामान जो प्रोड्यूसर एक टाइम इस्तेमाल करेगा, क्योंकि उसके बाद वो सामान कन्वर्ट हो जाएगा, कुछ और ही बन जाएगा। तो ये भी हमको मिल गया। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट 3+4 करने पे आया था, और इसमें से हमने माइनस कर दिया 2, दैट इज ये, इसका वैल्यू कितना है 5। तो ये हमने कर दिया और हमको मिल गया जीडीपी एट एमपी। इतना मिलने के बाद हमको चाहिए एनडीपी एट एफसी। वापस से वही कन्वर्जन यहाँ पे भी करना है। बस छोटी सी चीज है जो हमको ध्यान देनी है, वो ये है कि यहाँ पे जो पहली चीज है दे क्या रखा है, ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स। तो क्वेश्चन में अगर हमको ड्यूरेबल यूज प्रोड्यूसर गुड्स विद अ लाइफ स्पैन ऑफ 10 ईयर्स, या कुछ भी ईयर, कुछ डिफरेंट ईयर भी हो सकता है, ऐसा कुछ दिया हो, और हमको डेप्रिसिएशन निकालना है, तो वो तो हमको एनुअली निकालना होता है ना, 10 साल 30 साल, इसका हमको क्या करना है, तो हम जो वैल्यू गिवन होगी उस वैल्यू को डिवाइड कर देंगे इस नंबर ऑफ ईयर्स से, तो हमको एक साल का पता चल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 10 डिवाइड बाई 10 दैट इज 1।
तो डेप्रिसिएशन का वैल्यू 1 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमें डेप्रिसिएशन पता चल चुका है। अब हम देखेंगे जीडीपी एट एमपी हमने निकाला था, पर हमको चाहिए एफसी। तो एफसी निकालने के लिए हमें क्या एनआईटी की जरूरत पड़ेगी। अब एनआईटी देखते हैं क्या दे रखा है, साफ साफ नहीं दे रखा। तो एनआईटी का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी को माइनस करो। तो क्या हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो अब ध्यान से देखना, टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है वो एक्चुअली इनडायरेक्ट टैक्स होता है, तो वो हमको यहाँ पे गिवन है। अगर यहाँ पे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स ऐसा कुछ दिया हो तो उसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, पर प्रोडक्शन पे जो टैक्स लगता है उसे इनडायरेक्ट टैक्स ही माना जाता है। तो ये हमें यहाँ से मिल गया, तो ये काम हम कर पाएंगे, कैलकुलेट करना पॉसिबल है। अब आते हैं तीसरे तरीके के क्वेश्चन पे, इसको किस तरह से यूज करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें बोला है जीडीपी एट एमपी निकालो और जीएनपी एट एफसी निकालो। ओके, तो पहला काम तो हम जीडीपी एट एमपी ही करते हैं। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको गिवन है, साफ साफ पहली बार ऐसा हुआ। वैल्यू ऑफ आउटपुट हमको बता रखा है, प्राइमरी सेक्टर में कितना है 1000, सेकेंडरी सेक्टर में 900 और टर्शरी सेक्टर में 70, और तीनों सेक्टर का इंटरमीडिएट कंजम्पशन वो भी बता रखा है। तो हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऑफ आउटपुट जो है तीनों सेक्टर का हमें दे रखा है, इंटरमीडिएट कंजम्पशन भी दे रखा है। तो या तो ऐसा करो सेपरेटली निकाल लो, या कंबाइन करके निकाल लो, कंबाइन करना इसमें ठीक रहेगा। तो हम ऐसा कर सकते हैं कि अगर हमको जानना है वैल्यू एडिशन कितना हुआ है, जीडीपी एट एमपी कितना है, तो हमने क्या फॉर्मूला सीखा था, वैल्यू ऑफ आउटपुट में से इंटरमीडिएट हटा दो। तो वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या हो जाएगा, 1000 प्लस किया 900 प्लस किया 70 जो हमको दे रखा है। ठीक है, ऐसे करके इसको टोटल कर डालना। जब ये हो जाएगा तो नेक्स्ट काम करना है कि इंटरमीडिएट कंजम्पशन जो है उसको भी इसी तरह से टोटल कर देना है और इसमें से माइनस कर देना है। तो हम कर देंगे, एक सेकेंड, ओके, तो हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन का सम। अब ये कितना है, ये है हमारे पास 500, प्लस कर दो, तीनों को बेसिकली प्लस कर दो, तो इसके अंदर उन तीनों को प्लस कर दिया जाएगा, राइट। तो 500 प्लस 400 एंड देन जस्ट प्लस कर दो, वहां पे कितना रह गया 300। तो ये काम हम कर सकते हैं। ओके, तो जब ये करेंगे हम तो हमें जीडीपी एट एमपी मिल जाएगा, इतना ही करना है इसके लिए। हाँ, क्योंकि जीडीपी एट एमपी क्या था, वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। अब इन्होंने बोला है कि आप जीएनपी एट एफसी निकालो, तो वो कन्वर्जन के थ्रू आ जाएगा, ये हमने सीखा हुआ है। पहला लेटर दोनों जगह जी है, यानी हमें कुछ नहीं करना। सेकेंड लेटर पहले उसमें डी है और यहाँ पे एन है, तो डी से एन तक हमको पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे, एन एफ आई ए को ऐड कर देंगे, एन एफ आई ए ऐड कर देंगे। इसके बाद पहले टर्म में एमपी है और दूसरे टर्म में एफसी है, तो एमपी से एफसी पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब देखते हैं जो चीजें हमको चाहिए वो हमारे पास है कि नहीं। तो पहला काम एनएफआईए ऐड होना है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमको मिल गया, तो ये वैल्यू ऐड हो जाएगी। और दूसरा काम है एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स, जिसको हमको माइनस करना है, तो ये भी हमको साफ साफ दे रखा है, तो अपना काम डन। अब देखो कुछ एक्स्ट्रा चीजें दे रखी होती है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल हमको चाहिए ही नहीं, क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ही नहीं है। कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट करेंट ट्रांसफर्स टू अब्रॉड, ये सब हमको चाहिए ही नहीं। तो कई बार क्वेश्चन में कुछ एडिशनल चीजें दे रखी होती है जिसका कोई यूज नहीं करना है आंसर के अंदर। ओके, तो सोल्यूशन में कहीं पे भी उसे कंसिडर नहीं करना है। अब ये तीसरा क्वेश्चन है, इसमें क्या बोला है देखते हैं। ओके, वैल्यू एडिशन बोल रहे हैं फर्म ए और फर्म बी का। ओके, तो सबसे पहला काम वैल्यू ऑफ आउटपुट क्या दे रखा है, नहीं दे रखा। दूसरा काम सेल्स पता करो, सेल्स दे रखा है क्या, तो दे रखा है। तो पहले फर्म ए का सब कुछ कर लो। तो फर्म ए में हमको दिख रहा है, एक सेकेंड, हाँ, तो फर्म ए में हमें क्या दिख रहा है, फर्म ए की सेल्स है 300। ओके, इसके बाद
सेल्स चल गई पता, स्टॉक में चेंज कितना हुआ उसको ऐड करेंगे तो हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा। चेंज इन स्टॉक जो है वो कैसे पता चलता है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक। तो क्लोजिंग स्टॉक फर्म ए का कितना है, ये 5th नंबर हमको दिख रहा है 60, और ओपनिंग कितना है 75। तो हम करेंगे 60 माइनस 75। ओके, एक सेकेंड, राइट, तो हम करने वाले हैं 60 माइनस 75। तो हमने ये कर दिया, इससे हमें वैल्यू ऑफ आउटपुट पता चल जाएगा। जब ये पता चल जाएगा इसमें से हम माइनस करेंगे इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो इंटरमीडिएट कंजम्पशन, अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट है। जब फर्म कोई सामान खरीद रही है, जब फर्म ने कोई सामान खरीदा है तो वो इंटरमीडिएट कंजम्पशन का पार्ट होगा, अगर वो फिक्स्ड एसेट नहीं है ऑफ कोर्स। तो क्वेश्चन में जब हमें लिखा होता है परचेजेस फ्रॉम फर्म बी बाय फर्म ए, यानी फर्म ए ने फर्म बी से कुछ खरीदा है, तो इस केस में जो खरीदा चीज गया है उसे हम इंटरमीडिएट कंजम्पशन ही मानते हैं। तो फर्म ए ने जो खरीदा है वो 120 वैल्यू का है, तो हमने लिख दिया 120। ठीक है, ऐसा करने पे हमें पता चल गया वैल्यू एडिड कितना है फर्म ए का। बिल्कुल सिमिलरली हमें बी का भी जान लेना है, तो सेम प्रोसेस फॉलो करना और बी का भी पता कर लेना। ओके, ठीक है, तो ये है वैल्यू एडेड ऑफ फर्म ए एंड बी। तीसरा तरीका है अपना, सेकंड तरीका है एक्चुअली, एक्सपेंडिचर मेथड। इसमें क्या होता है, इसमें भी हम सबसे पहले जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करते हैं। जीडीपी एट एमपी कैलकुलेट करने के बाद फिर जो भी पूछा जाए उसमें कन्वर्ट कर देंगे। तो इसमें भी फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी को कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट होगा, तो हम इन चार चीज़ों को, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, नेट एक्सपोर्ट, जब इन चार चीज़ों को ऐड कर दिया जाता है तो हमको जीडीपी एट एमपी एक्सपेंडिचर मेथड के थ्रू मिल जाता है। और एक्सपेंडिचर मेथड के क्वेश्चंस बहुत सिंपल होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बहुत आराम से किए जा सकते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ऊपर की चारों चीजें दिख जाएं तो सीधा सीधा प्लस करो और हमको जीडीपी एट एमपी पता चल गया। इसके बाद क्वेश्चन में जो भी निकालने को दे रखा हो उसमें उसको कन्वर्ट कर देंगे, वो हम सीख चुके हैं। ठीक है, अगर क्वेश्चन में प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर सीधा सीधा ना दिया हो, जो बहुत रेयरली कभी होगा, अगर जानना चाहते हो तो जान लो, इसीलिए चार्ट बना दिया गया है, पर इतना ज्यादा डेप्थ में नहीं भी घुसे तो चलेगा। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन दोनों चीजों को मिला के बनाए, हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन। ओके, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर स्ट्रेट फॉरवर्डली दे दिया जाता है। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये कई बार सीधा सीधा नहीं दिया जाता है, तो ये किस किस से मिला के बना है वो देख लो। ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो दो चीजों को मिला के बना है। कैपिटल फॉर्मेशन है तो इसे बोलते हैं सकल घरेलू पूंजी निर्माण। तो पूंजी निर्माण देख रहे हैं हम कितना हुआ, तो वो फिक्स्ड कैपिटल का भी होगा, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और दूसरा जो हमने डिस्कस किया था इन्वेंट्रीज इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेंट्री वाला है, चेंज इन स्टॉक, जो सामान बिका नहीं, वो भी इसके अंदर आता है। हिंदी में इसको माल सूची निवेश भी बुलाते हैं। तो जब इन दोनों निवेश को ऐड कर दिया, इन्वेस्टमेंट को ऐड कर दिया, तो हम कह रहे हैं ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, हो गया, इतना ही करना होता है। आप थोड़ा सा और जानना चाहो तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो इन तीन चीजों से मिला के बनाए, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना है। नेट एक्सपोर्ट जो है स्ट्रेट फॉरवर्डली दिया है, नहीं दिया हो तो एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, सिंपल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन पे कि हम अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं। छोटी सी चीज है वो समझ लो एक बार, कि एक्सपेंडिचर मेथड में हम क्या निकाल रहे हैं, जीडीपी एट एमपी। अब अगर ऐसा हो क्वेश्चन में हमको ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन ना दिया हो, वो हमको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो फिर हमारा आंसर जो है वो जीडीपी एट एमपी नहीं, एनडीपी एट एमपी आएगा। सिंपल सी बात है, अगर ये ग्रॉस दे रखा है तो आंसर भी ग्रॉस वाला आएगा, अगर ये ग्रॉस नहीं नेट है तो ये भी नेट में आएगा, एन हो जाएगा वहां पे।
और एक और छोटी सी टिप कि बस यही है कि चार्ट में कई बार क्या करते हैं, ऊपर की चीज भी दे देते हैं, नीचे का भी कोई चीज दे देते हैं। अगर ऐसा हो तो सिर्फ ऊपर वाले को कंसिडर किया जाएगा और नीचे वाले को कंसिडर नहीं करेंगे। ऊपर वाली चीजें मिल जाए तो नीचे जाना ही नहीं है, बात ही खत्म। मान लो अगर क्वेश्चन में ऐसा है, हमें दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नंबर 1, नंबर 2 फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन, नंबर 3 गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नंबर 4 ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है, और नंबर 5 हमें दे रखा है नेट एक्सपोर्ट। तो इसमें क्या करना है, हमको ये भी दे रखा है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर और हमको फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय नॉन प्रॉफिट इंस्टीट्यूशन भी दे रखा है। तो क्या करना है, तो इस चीज को बिल्कुल नेग्लेक्ट करो, नीचे वाली चीज का हमको कुछ नहीं करना है, हम बस ऊपर वाली चीजें मिल जाएंगी उनको ऐड करेंगे और अपना काम खत्म। तो इन सब चीजों में मत पड़ना। अब आते हैं क्वेश्चन पे, देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन, बस अपने चार्ट पे फोकस करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, आप निकालो NNP एट MP। ओके, तो जो भी निकालना है, हमें पता है ये मेथड कौन सा है, एक्सपेंडिचर। पहले हम GDP एट MP निकाल लेते हैं, फिर ये जो भी बोलेंगे वो निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालना है, ऊपर वाली 4 चीजें ढूंढनी है, देखते हैं मिलती है कि नहीं। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मिल गया, दूसरा चाहिए गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी हमको मिल गया, ओके। तीसरा हमें चाहिए ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये भी देखो साफ साफ ही दे रखा है, ये भी मिल गया। चौथी चीज चाहिए नेट एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे हमको सब कुछ साफ साफ दे रखा है, तो हमें किसी भी चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। ये चारों चीजें हमने ऐड करी, हमको मिल गया GDP एट MP। अब GDP एट MP से हमको पहुंचना है, ओके, GDP एट MP, इससे हम पहुंचना चाहते हैं कहां तक, NNP एट MP। ओके, तो पहला काम G से N पे आना है, ग्रॉस से नेट पे आना है, तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन माइनस करना है, ओके। डेप्रिसिएशन हटा देंगे, ढूंढते हैं डेप्रिसिएशन दे रखा है क्या, इसमें देखते हैं कहाँ हमको दे रखा है, रुको रुको रुको, डेप्रिसिएशन इज नॉट गिवन। तो अगर डेप्रिसिएशन नहीं दिया तो उसे जीरो कंसिडर करना, जो भी चीज नहीं दी वो जीरो है, ठीक है, नहीं दिया तो जीरो, बात खत्म। दूसरा काम डी, यहाँ पे सेकेंड लेटर डी है, यहाँ पे एन है, डोमेस्टिक से नेशनल पे आना है, तो हमें क्या करना है, NFIA को ऐड करना है। अब ढूंढ लेते हैं NFIA हमें दे रखा है कि नहीं, NFIA राइट, हमें मिल गया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड कर देंगे। और तीसरी चीज तो MP ही है दोनों जगह, तो हमें कुछ नहीं करना, तो सिंपली ये काम किया और अपना काम हो गया। और इतनी सारी एक्स्ट्रा चीजें दे रखी है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, सेविंग्स ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर, ये सारी जो चीजें दी है इसका हमें कुछ नहीं करना है। तो ये क्वेश्चन इतना सिंपल हो सकता है, बस जबरदस्ती कॉम्प्लिकेट हम कर देते हैं, हर बार ये सोच के ये आएगा नहीं आएगा। चार्ट पे फोकस करो और सोचो, वो है तो ठीक है, नहीं है तो आगे बढ़ो। सेकेंड क्वेश्चन, वापस से हम अपने पे आ रहे हैं, ये बोल रहे हैं नेशनल इनकम, तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है, NNP एट FC, राइट। तो नेशनल इनकम इज वेट अ सेकेंड, NNP एट FC, तो हमें ये निकालना है। पर हम तो सबसे पहले GDP एट MP निकालते हैं, आते हैं। सबसे पहला काम क्या, प्राइवेट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर दिख गया हमको, ओके। इसमें ऐड कर देंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजप्शन एक्सपेंडिचर, ढूंढते हैं क्या हमको दे रखा है, ये भी दे रखा है, नंबर 8 ये दिख रहा है हमको। फिर हम ढूंढेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, देखते हैं क्या हमें दिया है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल हमें दे रखा है नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये वाला क्वेश्चन भी आ ही गया। देखो ग्रॉस नहीं दिया, नेट दिया है, तो इस बार हम क्या कैलकुलेट कर पाएंगे, इस बार GDP एट MP नहीं, इस बार हम कैलकुलेट करेंगे NDP एट MP, क्योंकि हमें ग्रॉस की जगह ये नेट दे रखा है, ओके। चौथी चीज भी मिल गई, तीसरी चीज भी मिल गई, चौथी चीज है अपना नेट एक्सपोर्ट, ये भी सीखो, ये भी इंपॉर्टेंट है। हमें नेट इंपोर्ट दिया है, तो अगर नेट एक्सपोर्ट ना देके नेट इंपोर्ट दिया है तो उसे कन्वर्ट कर लो नेट एक्सपोर्ट में, कैसे होगा, बस इसका साइन बदल जाएगा।
अगर नेट इंपोर्ट हमको 40 दिया है तो इसका मतलब नेट एक्सपोर्ट कितना है, -40। अगर नेट इंपोर्ट हमको -40 दिया होता तो नेट एक्सपोर्ट कितना होता, 40। तो ये भी वैल्यू हमको मिल गई। जब ये सारी चीजें ऐड होंगी तो हमें मिल जाएगा एनडीपी एट एमपी। पर हमको क्या चाहिए, एनएनपी एट एफसी। ओके, तो एन हमें मिल ही चुका है, यहाँ पे भी एन है, कुछ नहीं करना। सेकेंड लेटर डी है, एन तक जाना है, डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है। तो क्या करना है, एनएफआईए ऐड करना है। ढूंढते हैं एनएफआईए है कि नहीं। अच्छा ये भी सीखो, देखो क्या बता रहे हैं। हम क्या करते हैं, एनएफआईए का मतलब क्या होता है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। विदेशों से हमको कितना नेट इनकम जनरेट हुआ, फैक्टर इनकम मिला। ठीक है, पर हमें यहाँ पे क्या दे रखा है कि हमने विदेशों को कितना। अच्छा ओके, दिस इज करेंट ट्रांसफर। अच्छा इसमें फिर मत फंसना, ध्यान दो। ये बोल रहे हैं करेंट ट्रांसफर, तो ट्रांसफर तो हम इंक्लूड कभी भी करेंगे ही नहीं। ओके, तो ट्रांसफर में तो पढ़ना ही नहीं, इसको पढ़ना भी नहीं है, हटाओ। हमें चाहिए था एनएफआईए। एनएफआईए पे आते हैं, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। फैक्टर इनकम, ट्रांसफर से हमें कोई मतलब नहीं है। ये रहा। ओके, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये मैं बता रही थी। अगर टू अब्रॉड है तो हम फ्रॉम तक कैसे पहुंचे, उसके लिए क्या करना है, वही काम, साइन चेंज कर दो। जब हमें उल्टी चीज दे रखी है, जैसे यहाँ पे हमें नेट एक्सपोर्ट चाहिए, इंपोर्ट दे रखा है, तो जो वैल्यू गिवन है उसका साइन बदलो। यहाँ पे हमको फ्रॉम अब्रॉड चाहिए था पर टू अब्रॉड दे रखा है, तो इसका साइन बदलेंगे, हमको एनएफआईए मिल जाएगा। तो हमें सारी वैल्यूज मिल गई। अब ये कन्वर्जन हो जाएगा, ट्राई करके देखना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे हमें बोला है जीडीपी एट एमपी जो है ये निकाल के दिखाओ। ओके, वही निकालते हैं हम तो चार चीजें ढूंढ लेते हैं अपनी। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ओके, पहला चीज मिल गया। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी मिल गया। तीसरी चीज हमको क्या चाहिए, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इन्होंने क्या दिया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, अब ध्यान देना, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया, इसका मतलब सबसे पहले हम क्या निकालने वाले हैं, एन डी पी एट एम पी। ओके, तो पहले ये निकाल लेते हैं, बाद में उसमें कन्वर्ट कर लेंगे। तो हमें ये भी मिल गया, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए नेट एक्सपोर्ट। देखते हैं, नेट एक्सपोर्ट भी हमको मिल गया। अब देखो कितनी सारी चीजें इन्होंने भर के दे रखी है, पर हमें किसी काम की नहीं है। बस अपने काम की चीज उठाओ, बाकी उसे हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमें ये भी मिल गया, सबको ऐड किया, हम पहुंच गए एनडीपी एट एमपी तक। अब इसको कन्वर्ट करना है जीडीपी एट एमपी तक। तो एन से जी पे जाना है, नेट से ग्रॉस पे जाना है। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें ऐड कर देंगे डेप्रीशिएशन। अब देखते हैं डेप्रीशिएशन कहाँ दे रखा है हमको। डेप्रीशिएशन, ये देखो, कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, अचल पूंजी का उपभोग। ये काम करेंगे और अपना काम हो गया। तो ये इतना सिंपल हो सकता है अगर हम दिमाग में क्लैरिटी बनाए रखें, कंफ्यूज ना हो छोटी छोटी बातों को लेके। अब ये लास्ट तरीका है, ये है इनकम मेथड। तो इनकम मेथड में हम क्या कर रहे हैं, इन तीनों चीजों को ऐड करेंगे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, ऑपरेटिंग सरप्लस। तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज क्या होता है, ऐसे लोग जो दूसरों के लिए काम कर रहे हैं तो वो पैसे कमा रहे हैं, वो वाले पैसे। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या है, जो लोग खुद के लिए काम कर रहे हैं, खुद का काम है, तो उनको भी तो पैसे मिल रहे हैं, वो ये हो गया। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या आता है, जो बाकी फैक्टर्स ऑफ पेमेंट है उनका जो पेमेंट है वो बाकी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनका जो पेमेंट है वो इसके अंदर आएगा। तो हम पढ़ते हैं ना, लैंड लेबर कैपिटल एंटरप्राइज, तो वही है। तो लैंड के बदले रेंट मिला, वो सारा है इसके अंदर। ओके, अब क्वेश्चन में इनकम मेथड में अगर हमें ऊपर की तीनों चीजें मिल गई, तीनों को ऐड कर देना। ये ध्यान रखना, यहाँ कंफ्यूज मत होना। इनकम मेथड में सबसे पहले हम एनडीपी एट एफसी निकालते हैं, बाकी दोनों में क्या निकाला था, जीडीपी एट एमपी। तो ये थोड़ा ध्यान में रख लेना। तो जब हमने इन तीनों को ऐड कर दिया तो हमको एनडीपी एट एफसी मिल गया। ओके, पर क्वेश्चन इतना सिंपल तो नहीं होता है, तो कई बार कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमको हो सकता है साफ साफ ना मिले। ऐसे केस में वेजेस एंड सैलरीज, और इसमें हम ऐड कर देंगे सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स। इसमें ध्यान देने वाली बात है, जिसमें कंफ्यूज नहीं होना है,
एम्प्लॉयर्स ने कितना कंट्रीब्यूट किया है सोशल सिक्योरिटीज में। अगर यहाँ पे एम्प्लॉय लिखा हो कि कर्मचारी ने कितना किया है, उसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ये ध्यान देना। तो नियोक्ता ने जितना खर्चा किया है सोशल सिक्योरिटी पे, उसको इंक्लूड करना है। कर्मचारी ने कितना किया, एक वर्कर ने कितना किया, उसको हम नहीं करेंगे। इतना चीज ध्यान रखना है। इन दोनों को ऐड करेंगे, हमको कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज मिल जाएगा। फिर वही काम कि तीनों को ऐड करो और अपना काम डन। कभी कभी एक छोटा सा काम हो जाएगा कि जो वेजेस एंड सैलरीज है, ये हमको कैश में भी मिलता है, ये हमको काइंड में भी मिलता है। ठीक है, तो इन दोनों को कंसिडर करते हैं, कैश और काइंड दोनों को कंसिडर किया जाता है। तो अगर हम किसी के लिए काम करते हैं तो हमें पैसे मिलते हैं, वो तो आएगा ही आएगा, पर उस कैश के अलावा कई और फैसिलिटीज भी हो सकता है हमको मिले, इलेक्ट्रिसिटी हो सकता है, फूड, ऐसी कुछ चीजें। तो इन सब को भी इंक्लूड किया जाएगा क्योंकि वो हमें तभी मिल रही है जब हम काम कर रहे हैं। तो ये कैश काइंड दोनों को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी प्रचालन अधिशेष कहते हैं इसको। ये चार चीजों को मिला के बनता है, प्रॉफिट, रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट। अगर क्वेश्चन में हमको रेंट और रॉयल्टी सेपरेटली गिवन है तो चारों को ऐड कर दो, पर कई बार ऐसा होता है रॉयल्टी दिया ही नहीं होता, सिर्फ हमको रेंट दिया है, तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि रॉयल्टी रेंट के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, तो कोई टेंशन लेनी नहीं है वैसे भी। फिर आ गया प्रॉफिट, जो है वो तीन चीजों को मिला के बनता है। डिविडेंड, जिसे हम बोलते हैं, डिविडेंड हो गया, कॉर्पोरेशन टैक्स है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। तो डिविडेंड को लाभांश बुलाते हैं, कॉर्पोरेशन टैक्स को निगम कर बुलाते हैं, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट को अवितरित लाभ बुलाते हैं। इन तीनों को ऐड करने पे हमें प्रॉफिट मिल जाता है। तो वही बात है, ऊपर की चीज मिल जाए तो नीचे आओ ही मत, और अगर ऊपर की चीज ना मिले तो नीचे की चीजों को ऐड करके ऊपर आओ। आते हैं क्वेश्चन पे। ओके, शुरू करते हैं। तो पहला हमें क्या ढूंढना है, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, साफ साफ दे रखा है, मिल गया हमको। दूसरा हमें मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, स्वनियोजितों की मिश्रित आय, ये भी मिल गया, कर दिया ऐड। तीसरा ऑपरेटिंग सरप्लस, देखते हैं है कि नहीं। ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो नीचे आओ, नीचे वो चार चीजें ढूंढ लो। तो वो चार चीजों में देखते हैं क्या दे रखा है हमको। अच्छा देखो, ये साथ में दे दिया है, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट मिल गया। रॉयल्टी अलग से दिया हो तो ऐड करो, यहाँ पे नहीं दे रखा, हमें कोई मतलब नहीं है। तो हमने इन सारी चीजों को ऐड कर दिया, जो जो अभी डिस्कस किया, ऐड किया। हमको क्या मिल गया, एनडीपी एट एफसी मिल गया। पर हमको क्या निकालना है, देखते हैं, हमें निकालना है जीडीपी एट एमपी। देख लेते हैं क्या है, जीडीपी एट एमपी निकालना है। और हम क्या कर रहे हैं, हम एनडीपी एट एफसी निकाल रहे हैं। अब कन्वर्जन के लिए हमको क्या क्या चाहिए उस पर फोकस कर लेते हैं। एनडीपी एट एफसी, ओके। अब कन्वर्जन के लिए क्या क्या चाहिए, हमारे पास एन है, हमको चाहिए जी, तो क्या करना है, डेप्रिसिएशन को ऐड करना है। ढूंढते हैं डेप्रिसिएशन कहाँ है, डेप्रिसिएशन यानी मूल्य ह्रास, देखते हैं, ये मिल गया हमको, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, अचल पूंजी का उपभोग, मिल गया, कर देंगे ऐड। अब हमें क्या चाहिए, यहाँ पे भी डी है, वहां पे भी डी है, ये तो नहीं करना कुछ, पी हमेशा रहता ही है। हमारे पास फैक्टर कॉस्ट है और हमको चाहिए मार्केट प्राइस, तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए एनआईटी को ऐड करते हैं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखते हैं हमें दे रखा है कि नहीं, नेट इनडायरेक्ट टैक्स साफ साफ तो नहीं दिया, हमें इनडायरेक्ट टैक्स दे रखा है, तो इनडायरेक्ट टैक्स में से हम सब्सिडी को हटा देंगे, तो हमें एनआईटी मिल जाएगा। तो जो एनआईटी मिल जाए उसको हम फैक्टर कॉस्ट में ऐड कर देंगे, इस वाली टर्म में ऐड कर देंगे, तो हम जीडीपी एट एमपी तक पहुंच जाएंगे। तो इतना सिंपल होता है। देखो इतनी चीजें भर रखी हैं, फिर सोचेंगे ये आएगा नहीं आएगा, क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना उससे रिलेटेड, अपनी वाली चीजें ढूंढो, काम खत्म। अब छोटी सी चीजें, इसमें नहीं फंसेंगे। इंटरेस्ट तो देखो आता है, ये इंटरेस्ट तो आता है, पर इंटरेस्ट ऑन नेशनल डेट लिखा हो, ये कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करना है, तो उसके चक्कर में पड़ना ही नहीं है। हम सीधा इंटरेस्ट ढूंढेंगे और हमारा काम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है एनएनपी एट एमपी निकालना है। वापस से वही ऊपर वाली चीजें ढूंढो, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज नंबर 1 मिल गया, मिक्स इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड नंबर 2 मिल गया, नंबर 3 ऑपरेटिंग सरप्लस नहीं मिला,
तो उसके नीचे की चीजें, प्रॉफिट हमको दिख गया, इंटरेस्ट हमको दिख रहा है, रेंट भी हमको मिल गया, इन सबको ऐड किया, ऑपरेटिंग सरप्लस हो गया। तो यानी 1 to 5 सब कुछ ऐड कर दिया। ऐड करने पे हम पहुंच गए एनडीपी एट एफसी तक। पर हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए है, ओके हम पहुंच गए एनडीपी एट एफसी। अब देखते हैं हम यहां तक कैसे पहुंचे जो क्वेश्चन में पूछा है। एन एन दोनों जगह है, एन एन कुछ नहीं करना। यहाँ पे डी है और यहाँ पे नेशनल, तो डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो क्या करना है, एनएफआईए को ऐड करना है। ठीक है, एनएफआईए ऐड करना है। ढूंढते हैं कहाँ है, ये देखो क्या दे रखा है, नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो टू अब्रॉड को फ्रॉम अब्रॉड में कैसे कन्वर्ट करना है, इसका साइन चेंज करना है जो हमने डिस्कस किया था। -10 है, 10 मान देना है। ठीक है, हमें एनएफआईए भी मिल गया। अब हमारे पास में एफसी है, फैक्टर कॉस्ट है, हमको चाहिए मार्केट प्राइस। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमको एनआईटी चाहिए, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखते हैं दे रखा है कि नहीं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको साफ साफ दे रखा है। तो अब बाकी किसी भी चीज से हमें कोई मतलब नहीं है, हमारा काम खत्म। ओके, आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये क्या है, ओके आते हैं। एन एन पी एट एम पी हमें निकालना है, ठीक है। पर हम क्या निकालते हैं हमेशा, एन डी पी एट एफ सी, नेशनल इनकम से, इनकम मेथड से हम एन डी पी एट एफ सी निकालते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। वेजेस एंड सैलरीज दे दिया, ओके। और जो चीज नहीं थी वो जीरो है तो उसको ढूंढने की जरूरत भी नहीं है, एक बार ये पूरी नजर मारो, क्या हमें मिल गया, नहीं मिला, इसका मतलब वो चीज नहीं है, उसको जीरो कंसिडर करो। वेजेस एंड सैलरीज हमको मिल गया, ठीक है। अब देखते हैं मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम, अच्छा ओके। सबसे पहले हम क्या ढूंढ रहे थे, कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, वो तो नहीं मिला, तो हमने ढूंढा वेजेस एंड सैलरीज जो कि है 1200। तो वेजेस एंड सैलरीज में हम क्या ऐड करते हैं, सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय द एम्प्लॉयर। ये एम्प्लॉयर देख लेना लिखा हो, एम्प्लॉइज नहीं, एम्प्लॉयर ने कितना कॉन्ट्रीब्यूट किया वो। तो वेजेस एंड सैलरीज प्लस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर्स, जब ये किया तो कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज हमको मिल गया, कर्मचारियों का पारिश्रमिक हमको मिल गया। अब दूसरा ढूंढना है मिक्स्ड इनकम, देखते हैं कहाँ है, नहीं नजर आ रहा है। इसके नीचे भी कुछ है क्या, नहीं नजर आ रहा है, तो जो नहीं है वो जीरो है। तीसरी चीज हमें ढूंढनी है ऑपरेटिंग सरप्लस, वो भी नहीं दिख रहा है, तो उसके नीचे आओ। उसके नीचे में क्या क्या था, रेंट मिल गया, रेंट हमने ढूंढ लिया, इंटरेस्ट हमने ढूंढ लिया, रेंट है, इंटरेस्ट है, और हमें चाहिए प्रॉफिट, प्रॉफिट भी हमको मिल गया। इन सारी चीजों को ऐड किया तो हम पहुंच गए एनडीपी एट एफसी। अब देखो इस क्वेश्चन में कई बच्चे किस तरह से बिना मतलब का परेशान होंगे, इस वजह से हमको 10th नंबर पे प्रॉफिट दे रखा है और 3rd नंबर पे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दे रखा है, 5th नंबर पे कॉर्पोरेशन टैक्स दे रखा है। तो कई लोग क्या करेंगे, सब कुछ ही ऐड कर देंगे। पर हमने क्या बोला है, ऊपर वाली चीज मिल जाए तो नीचे आना ही नहीं है। तो ऊपर क्या था, प्रॉफिट, प्रॉफिट नहीं मिलता तो वो सब ऐड करते, प्रॉफिट मिल गया तो हमें कुछ नहीं ढूंढना है। ये सारी चीजें ऐड होने पे जो जो अभी हमने डिस्कस किया, हमको मिल गया एनडीपी एट एफसी। वापस से फिर कन्वर्जन, यहाँ पे एन है, वहां पे भी एन है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे हमारे पास में डी है, हमको चाहिए एन, तो डी से एन पे जाने के लिए एन एफ आई ए ऐड ढूंढते हैं, दे रखा है क्या, देखो वापस से वही काम है। नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, ये छोटी छोटी चीजें हैं, ध्यान दे देना। टू अब्रॉड है, हमें चाहिए फ्रॉम अब्रॉड, साइन चेंज कर देंगे, -20 कर देंगे इसको। ओके, एन एफ आई ए हो जाएगा, तो अपना वो काम हो गया। नेक्स्ट में क्या जाएंगे, एफसी हमारे पास है, फैक्टर कॉस्ट हमारे पास है, और हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए मार्केट प्राइस, जिसके लिए नेट इनडायरेक्ट टैक्स की जरूरत है। तो अपना काम खत्म। इस तरह से ये क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब बस ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है। नेक्स्ट टॉपिक है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी। इसको हम हिंदी में बुला रहे हैं वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद और मौद्रिक सकल घरेलू उत्पाद। क्या फर्क है सुन लो फटाफट। रियल जीडीपी जो है इसका मतलब होता है एक साल में एक देश में फाइनल गुड्स, अंतिम वस्तुएं और सर्विसेज जितनी जेनरेट हुई हैं, एक डोमेस्टिक टेरिटरी किसी नेशन के, उसमें जितना भी फाइनल गुड और सर्विस जेनरेट हुआ है उसका मार्केट वैल्यू,
जो है उसको हम रियल जीडीपी बुलाएंगे। कब? जब हम जो प्राइस है वो बेस ईयर का मान के चले, बेस ईयर का प्राइस मान के चले तो हम बोलते हैं वो रियल जीडीपी है, वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद है। तो बेस ईयर हर कंट्री डिसाइड करता है अलग अलग पर्पस के लिए कि हम क्या लेके चलेंगे। कोई पुराना साल होता है वो, तो अगर हमें इस वाले साल का जीडीपी निकालना है और रियल जीडीपी निकालना है तो हम इस साल का प्राइस के हिसाब से नहीं निकालेंगे, हम देखेंगे इस साल प्रोडक्शन कितना हुआ और उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक पुराने साल के प्राइस से। अब वो कौन सा वाला साल होगा वो डिसाइडेड होता है, वो हर कंट्री अपना डिसाइड करके चलती है, तो उसको बेस ईयर आधार वर्ष बुलाया जाता है। ओके। नॉमिनल जीडीपी क्या होता है? इसका भी मतलब वही है कि एक देश में जितना फाइनल गुड है, सर्विस है जो जेनरेट किया गया है एक अकाउंटिंग ईयर के अंदर, पर यहाँ पे करंट ईयर के प्राइस को कंसिडर किया जाता है। यहाँ पे हम देखेंगे कितना प्रोडक्शन हुआ और अभी करंट ईयर में उन चीजों का प्राइस क्या था, मल्टीप्लाई करके पता लगाया जाएगा। तो नॉमिनल जीडीपी में करंट ईयर के प्राइस को हम कंसिडर करते हैं, रियल में बेस ईयर के प्राइस को कंसिडर किया जाता है। नॉमिनल जीडीपी और रियल जीडीपी में बेटर कंडीशन कौन शो करता है? बेटर कंडीशन रियल जीडीपी शो करता है, ये ध्यान रखना। क्योंकि नॉमिनल जीडीपी, मौद्रिक जो जीडीपी है, सकल घरेलू उत्पाद है, उसमें इन्फ्लेशन का असर देखने में आ सकता है। ठीक है, कैसे? छोटा सा बस एक एग्जांपल लेते हैं, खत्म कर रहे हैं इसको। जैसे मानो इस साल, बहुत ही छोटा एग्जांपल ले रही हूँ, इस साल मान लो 100 किलो प्रोडक्शन हुआ, ठीक है। तो जो जो सामान प्रोड्यूस हुआ उसका प्राइस जो है इस साल क्या क्या चल रहा है, मल्टीप्लाई हमने किया और हमने बोला देश का जीडीपी इतना हो गया। मान लो पिछले साल भी उतना ही प्रोडक्शन हुआ हो और प्राइस इस साल बढ़ गया, तो इस साल का जो नॉमिनल जीडीपी है वो बढ़ जाएगा। फिर हमको लगेगा इस साल बहुत अच्छा देश जा रहा है, पर ऐसा तो नहीं है, वो तो सिर्फ इन्फ्लेशन की वजह से हमें जीडीपी बढ़ा हुआ दिख रहा है। तो नॉमिनल जीडीपी का एक ड्रॉबैक है कि ये इन्फ्लेशन जो है उसके असर को हटा नहीं पाएगा, क्योंकि आप करंट ईयर के प्राइस को देख रहे हो ऐसा करके। जबकि रियल जीडीपी में हम पुराने साल का, कोई एक पुराना साल उठा रखा है हमने, उसके प्राइस से ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं हर साल। तो पिछले साल प्रोडक्शन जितना भी हुआ था उसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई किया, इस साल प्रोडक्शन जितना भी हुआ उसी साल के प्राइस से मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे हमें असल कंडीशन किसी देश की पता चलेगी। ओके, देन रियल जीडीपी जो है किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं? नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स, जिसे कीमत सूचकांक बोलते हैं, और ये दोनों का डिवीजन इनटू 100। अब यहाँ पे इस तरह से लिखा है, पर इसको इस तरह से मत समझ लेना कि प्राइस इंडेक्स इनटू 100 है, नहीं, नॉमिनल जीडीपी अपॉन प्राइस इंडेक्स और मल्टीप्लाई होगा ये रेशो 100 से, इस तरह से ये होता है। नाउ वी हैव कम टू द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज जीडीपी एंड वेलफेयर। अब ये लास्ट टॉपिक है सिलेबस का, यूनिट 1 का, कि जीडीपी जो है उसका वेलफेयर से कितना कनेक्शन है या नहीं है। तो हम बोलते हैं जीडीपी का बढ़ना, कई बार लोग ऐसा मानेंगे जीडीपी के बढ़ने से देश का वेलफेयर हुआ है, कल्याण हो गया है, पर ये हर बार वो ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए जरूरी नहीं है क्योंकि मान लो अगर देश का जीडीपी बढ़ा है पर उस जीडीपी के बढ़ने से इन्वायरमेंट को बहुत नुकसान हो गया है, तो वो वेलफेयर कैसे शो करेगा? नहीं करेगा। तो ये बात मान लेना कि जीडीपी का बढ़ना इस बात की गारंटी है कि वेलफेयर होगा, वेलफेयर बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, अब क्यों क्यों नहीं है, ये छोटी सी बात मैंने बोली, अब कुछ इसके अंदर और रीजंस भी हैं, तो वो ये हैं। पहला रीजन है कि मान लो देश का जीडीपी तो बढ़ गया, पर जो बढ़ा है उसका डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा नहीं है, अमीर और अमीर हो गया, गरीब और गरीब हो गया, तो ऐसे केस में क्या होगा? जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर को नहीं बढ़ा रहा। नंबर 2, नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शन, गैर मौद्रिक लेन देन। देश में ऐसे बहुत सारे लेन देन ट्रांजैक्शन होते हैं जो पैसे वाले नहीं होते। अगर लोग किसी की हेल्प, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, ऐसा कुछ काम कर रहे हैं जहां से कुछ पैसा वैसा नहीं मिल रहा, तो इसको जीडीपी में नहीं इंक्लूड किया जाएगा। जो लेडीज हाउसवाइफ जो है, होम मेकर्स, घरों में काम कर रही हैं, उनके काम का जो एक्चुअली वैल्यू होगा उसे कहीं पे भी कंसिडर नहीं किया जा रहा है। तो नॉन मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को इसमें इंक्लूड नहीं किया जा रहा है। और तीसरा प्रॉब्लम है एक्सटर्नैलिटीज, जो इकोनॉमी के अंदर है, बाह्यताएं जो इकोनॉमी के अंदर है, उसको भी इसमें
नहीं शामिल किया जाता है, चाहे वो बाह्यताएं सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो या नेगेटिव। अब क्या मतलब है बाह्यताओं का? मतलब होता है, मान लो दो लोग हैं ए बी। ए ने कोई ऐसा काम किया जिससे बी को फायदा हुआ, पर इसके लिए ए को कोई पैसे नहीं दे रहा बी, ठीक है? तो अगर आपकी किसी एक्टिविटी की वजह से दूसरे इंसान को फायदा हुआ, उस फायदे की वजह से आपको कुछ मिल नहीं रहा, तो हम बोलेंगे ये एक एक्सटर्नैलिटी है और पॉजिटिव है क्योंकि दूसरे को फायदा हुआ। अब मान लो एक केस है, ए है और बी है। ए ने कोई ऐसा काम किया जिससे बी को नुकसान हुआ, पर उस नुकसान के लिए ए को कुछ पे नहीं करना पड़ा है, उसने कुछ पे नहीं किया, ठीक है? तो ऐसे केस में ये भी बाह्यता है, एक्सटर्नैलिटी है, ये नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी है। तो ऐसी कोई एक्टिविटी जिसकी वजह से दूसरों को फायदा हो, नुकसान हो, और उसकी उसके लिए आपको ना कुछ मिल रहा है ना आपको कुछ देना पड़ रहा है, तो हम बोलते हैं ये एक्सटर्नैलिटी है। और हमारे इकोनॉमिक्स में हम जो बोल रहे हैं इसको इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, जो जीडीपी है उसके कैलकुलेशन में इसे कंसिडर नहीं किया जा रहा है। अगर कई सारी फैक्ट्रीज खुल गई हैं और फैक्ट्रीज खुली है, देश की तरक्की हो रही है, जीडीपी बढ़ता जा रहा है, पर उसकी वजह से इतना धुआं क्रिएट हो गया है, इन्वायरमेंट का एयर क्वालिटी इतना खराब हो गया है, और सब लोगों को वो ब्रीथ करना पड़ रहा है, और लोग कैंसर के शिकार हो रहे हैं, बहुत ब्रीदिंग इश्यूज हो रही है, सारी दिक्कतें हो रही है। तो ये जो है ये एक्सटर्नैलिटी है, और जिसको हम कंसिडर नहीं कर रहे हैं। तो ये हर बार बोलना सही नहीं होगा कि जीडीपी का बढ़ना वेलफेयर का भी बढ़ना है, जरूरी नहीं है।